हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट 2023 का पेपर जो हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वाली क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा। जैसे भी आपके टफ क्वेश्चन बनते हैं, इजी बनते हैं, आपके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी क्वेश्चनों को इस पेपर के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप सभी क्लास में एंड तक बने रहें। अगर जिन भी स्टूडेंट ने इस क्लास को एंड तक देखा, अच्छे से देखा, भाई मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, आप इसको देख के भी पास हो जाओगे आसानी से। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं 3002 का इलेक्ट्रिकल सर्किट का पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रेरणिक परिपथ का फाई व्यक्त किया जाता है। देखो इसने क्या बोला है, इंडक्टिव। देखो इंडक्टिव सर्किट मैंने आपको बता रखा है, मान लेते हैं ये है आर और ये है एल। देखो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आपने इसको कनेक्ट कर दिया सप्लाई से एसी। भाई मैंने इसका डिटेल में सारी चीजें करवा रखी है आपको लेक्चरों में, ठीक है। हम अभी शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये है आर, ये है एक्सएल। मैंने आपको बताया था अभी, जब भी मैंने क्लास ली थी, अगर हम इसकी जेड की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास आर प्लस में जे एक्सएल। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है अभी, तो आर प्लस में क्या हो जाएगा, जे एक्सएल। अगर हम बात करें फाई की, तो फाई यहाँ पे होता है अभी टेन इनवर्स। आपके पास जो जे के मल्टीप्लाई में आता है ना अभी, वो तो जाता है ऊपर, और ये आर आपका आता है नीचे। तो फाई की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। अब देखिए जैसे आपने आर एल का किया, इसी प्रकार आपको आर सी का भी दे सकता है भी। तो आपसे यहाँ पे जब कैपेसिटेंस आएगा, यहाँ पे जब कैपेसिटेंस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी। तो यहाँ पे माइनस आएगा और ये हो जाएगा एक्स सी। तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू आ जाएगी आर माइनस का जे एक्स सी, जबकि फाई की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो भाई दोनों चीजें आ जाए, तो दोनों चीजें जब भी आएंगी तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी, आपके पास आर भी आ जाए, एल भी आ जाए और सी भी आ जाए, तीनों ही एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा अभी एक्सएल माइनस का एक्सी। और जो फाई की वैल्यू हो जाएगी एक्सएल माइनस का एक्सी अपॉन में आर। तो एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अभी। आपसे जेड भी पूछा जा सकता है, आपसे फाई की वैल्यू पूछी जा सकती है, और पावर फैक्टर क्या होता है अभी, पावर फैक्टर हमेशा याद रखना ये होगा आर अपॉन में जेड, ठीक है। तो देखिए आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दिख रहा है अभी। फाई इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल अपॉन आर होता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन में आर। देखो ये पावर फैक्टर के बारे में बोल दिया। पावर फैक्टर होता है कोस फाई, लेकिन देखो हमने क्या देखा है, यहाँ पे जो दिया है वो आर अपॉन जेड आता, तब हम सोच सकते थे कि पावर फैक्टर के बारे में पूछा है। ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भी। देखो ये रहा आपके पास, श्रेणी अनुनाद में एक्सएल इक्वल होता है, सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल जो इक्वल होता है। देखिए भी रेजोनेंस जो होता है, मैंने कुछ बातें आपको बताई होंगी। सीरीज रेजोनेंस या रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मैच होना करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैच। यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंस होता है, एक्स होता है, वो क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और वो जीरो कैसे होता है, वो सारी बातें हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया आर, ये एल और ये हो गया सी, ठीक है। आपने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जेड, वो सप्लाई से एसी से। यहाँ पे हो गया आर, ये हो गया एक्सएल और ये हो गया एक्सी। तो यहाँ पे अगर हम जेड की बात करें, जेड क्या हो जाएगा अभी, जेड हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस का एक्सी हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो रेजोनेंस की कंडीशन में जो एक्स होता है वो पूरा क्या हो जाता है, जीरो। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि एक्सएल माइनस का एक्सी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। इस कंडीशन में देखो माइनस को उधर लेके जा सकता हूं, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो देखिए आपको यही ऑप्शन में दे रखा होगा, एक्सएल
इक्वल टू क्या हो गया, XC के बराबर हो गया। आपसे यही पूछा है अभी, सीरीज रेजोनेंस में XL किसके इक्वल हो जाता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। भाई XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL जो होता है वो होता है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये आपको याद रखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब रेजोनेंस के बारे में कुछ और हम बात कर लेते हैं। देखो, रेजोनेंस की कंडीशन में जो जेड होता है वो मिनिमम होता है, करंट आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर आपका हो जाता है यूनिटी। कैसा हो जाता है, यूनिटी आपका पावर फैक्टर हो जाता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, ओमेगा नॉट 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी। क्या होता है, अंडर रूट में एल सी। और कुछ बात, एक होता है क्वालिटी फैक्टर, आगे आने वाला भी है। तो क्वालिटी फैक्टर होता है 1/r अंडर रूट में एल अपॉन में सी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भी, ठीक है। मैंने डिटेल क्लास में सारी चीजें आपको समझाई होंगी। आपको करना क्या है, इन सभी को अपनी कॉपी में सभी के आंसर नोट करने हैं। वीडियो को आप पॉज करके भी सारे फॉर्मूले अगर लिखोगे, लिखने से बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी भी। तो जब भी ये क्लास खत्म होगी, आप क्लास को एक बार वैसे नॉर्मल तरीके से देखें। फिर आप क्या करना क्या है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं इतना कह रहा हूं कि इस पेपर से आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपके अगले आने वाले पेपर में 2024 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं हर एक का डिटेल सोल्यूशन करवा रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो अगला ही क्वेश्चन देखो, तीसरे नंबर वाला। तो सीरीज RLC सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नोट। RLC के मान को दुगना कर दिया जाए, मतलब क्या है, अगर हम क्या करें, रजिस्टेंस को भी दो गुना कर दें, इंडक्टेंस को भी दो गुना कर दें, और कैपेसिटेंस को भी क्या कर दें, दो गुना कर दें, तो आपकी जो नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। चलो देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ नोट इक्वल टू 1 में, देखो देखो अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था ना भाई ऊपर, ओमेगा नोट, ये होता है अभी 1 अंडर रूट एल सी। भाई वहां पे शायद मैंने 2 पाई करवा दिया ना, तो 1 अंडर रूट एल सी। लेकिन अगर हम इसको किस फॉर्म में देखें, हर्ज के फॉर्म में, तो देखो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ नोट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√LC। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास आएगा वो आएगा एफ नोट इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में LC। तो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है अभी हर्ट्ज के फॉर्म में, और ये वाला जो फॉर्मूला होता है रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ऊपर जो करवाया इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना भी, है ना, हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत, ठीक है। तो एफ नोट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक सेकंड, जो एफ नोट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट में LC, ठीक है। एल और सी, इन्होंने क्या बोला अभी, रजिस्टेंस की वैल्यू, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नोट, रजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, तीनों की वैल्यू क्या कर दो, डबल कर दो। तो देखो हम क्या करते हैं, नई फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं, ये मान लेते हैं नई फ्रीक्वेंसी एफ न्यू इक्वल टू 1/2 पाई। तो इन्होंने क्या बोला अभी, इन्होंने बोला कि एल की वैल्यू को दो गुना कर दो, 2L कर दो, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू को भी कितना कर दो भाई, उन्होंने कहा दो गुना कर दो, कर दिया। अब आर तो है नहीं, तो कोई मतलब नहीं हमें उसका रखने का। देखो यहाँ पे अंदर क्या होगा, दो और दो कितना हो जाएगा अभी, 4 हो जाएगा। 4 में से बाहर कितना चला जाएगा अभी, तो आप बोलोगे सर 2 चला जाएगा। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास आया, 1/2 गुना 2 पाई अंडर रूट LC, ठीक है। तो दो तो कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है वो किसकी है भी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नोट लिख सकता हूँ, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखो ऊपर ये रहा हमारे पास। तो एफ नोट इक्वल अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना बचा आपके पास, 2। तो आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई एफ नोट, वो कितनी हो जाएगी, एफ नोट बाई में 2। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, एफ नोट बाई में 2। तो देख सकते हो इसका आंसर आपको कैसे मिला। अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बताओ, अभी बताया था अभी मैंने, सोचो। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, 1/r अंडर रूट में L/C। सारे फॉर्मूले आपको लास्ट तक याद हो जाएंगे। और भाई फॉर्मूला बताओ, रेजोनेंस की कंडीशन, आप बोलो सर एक्सएल बराबर में क्या होगा, XC, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सएल माइनस का XC इक्वल टू 0। रेजोनेंस की कंडीशन में आपका जो पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होता है, याद रखना है अभी सभी को। इम्पीडेंस कैसा होता है, मिनिमम, जबकि करंट कैसी होती है, मैक्सिमम। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो इन्होंने क्या बोला अभी, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर आपका जो स्टार कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में आपकी
देखो एक सेकेंड है ना, 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन में जनरेटर उत्पन्न करता है। जनरेटर कैसी वोल्टेज उत्पन्न करता है, कौन कौन सी वोल्टेज उत्पन्न करता है। देखो स्टार के बारे में आपको दो चीजें बताता हूँ भाई। देखो ये होता है स्टार कनेक्शन, ऐसे होता है, मैंने पढ़ाया होगा भाई अभी थोड़े दिन पहले, है ना। तो स्टार में दो चीजें याद रखनी है। आई एल बराबर क्या होता है, आई पी एच। स्टार में न्यूट्रल पाया जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, ठीक है। आई एल बराबर क्या होता है, आई पी एस, लाइन करंट फेज करंट के। जबकि यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होती है वो √3 गुना होती है किसके भाई, फेज वोल्टेज। तो दोनों बातें ये याद रखनी है। तो इन्होंने बोला है भी कितने प्रकार की वोल्टेज डेवलप होती है। तो देखो दो प्रकार की वोल्टेज डेवलप होती है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। क्या पूछा है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। तो देख सकते हो आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दो वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। देखो ये वही क्वेश्चन, देखो अभी मैंने आपको लिखवाया उसी में से आ गया। अभी स्टार कनेक्शन में लाइन करंट किसके बराबर होती है। तो देखो लाइन करंट मैंने बताया ना भाई, क्या होता है, आई एल इक्वल टू आई पी एच, स्टार की बात कर रहा है भाई। और जबकि वी एल बराबर क्या होता है, √3 वी पी एच। ठीक है, 5वां नंबर का हो गया आपके पास। आगे बात करते हैं। देखो क्या बोला है, बंद बैटरी में प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप की दिशा निर्भर करती है। देखो भाई वोल्टेज ड्रॉप की दिशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ये रजिस्टेंस आपके पास, ये क्या है, रजिस्टेंस। एक रजिस्टेंस ये है, दो रजिस्टेंस है। देखो ये मान लेते हैं, देखो करंट इसमें इधर से फ्लो करवाई, इसमें इधर से। देखो आपको एक चीज याद रखनी है, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो प्लस से माइनस, ठीक है, हाई वोल्टेज से लो, तो हाई हो गया, लो ही हो गया। अब इसमें क्या आ जाएगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं, तो देखो भी ये दोनों डिपेंड करने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो हाई वोल्टेज से लो, जैसे आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, जैसे मान लेते हैं इसी रजिस्टेंस में आपने करंट की डायरेक्शन चेंज ऐसे कर दी, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब वोल्टेज का ड्रॉप किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी करंट पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इधर से चले तो देखो इधर से चले तो इधर आगे हाई वोल्टेज से लो, लेकिन जैसे आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी इधर से इधर, तो आपके पास क्या हो गया, प्लस से माइनस क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। तो याद रखना है। आगे देखो अगले नंबर का, 8वां नंबर का क्वेश्चन। एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को दर्शाया जाता है। देखो जब भी आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो आपको दोनों भाषाओं में पढ़ना है, भी पेपर को हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश में आपको समझ में आएंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हिंदी में समझ में आएंगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमें इंग्लिश से समझना है सारी चीजें। तो इन्होंने क्या बोला है भी, आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखो मैंने बताया था आपको, वोल्टेज सोर्स के हमेशा जो रजिस्टेंस जुड़ता है वो सीरीज में जुड़ता है। वोल्टेज सोर्स के रजिस्टेंस जो जुड़ता है सीरीज में जुड़ता है। आप बोलोगे सर इसको पैरेलल में क्यों नहीं जोड़ सकते, देखो पैरेलल में जोड़ने का मतलब ही नहीं बनेगा। मान लेते पैरेलल में आपने जोड़ दिया, तो देखो पैरेलल में जोड़ने पर वोल्टेज क्या रहेगी, समान। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, वोल्टेज बराबर हो जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, बराबर। इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं करते हम। तो हमारे पास जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में क्या जुड़ता है, रजिस्टेंस जुड़ता है, ठीक है। अब आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ भी, ठीक है। आइडियल, आपसे जो पूछा जा सकता है आपकी बार, आपका जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो याद रखना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हमेशा करते हैं शॉर्ट सर्किट, तो रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अगर आपसे बोल दे भाई वोल्ट मीटर, किसमें कर बोल दे, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में होता है इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, देखो वोल्टेज सोर्स का आ गया तो हम बात कर लेते हैं करंट सोर्स का। तो याद रखना करंट सोर्स के हमेशा क्या दर्शाते हैं हम, पैरेलल में। कहाँ दर्शाएंगे रजिस्टेंस को, पैरेलल में दर्शाएंगे। अगर करंट सोर्स के बारे में पूछेगा तो उसका इंटरनल रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जबकि एमीटर के बारे में पूछेगा तो उसका हो जाएगा 0। ये भी मैं आपको बहुत सारे डेटा आपको लिखवा रहा हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बार बार इनको रिवीजन करना, पेपर में जाने से पहले आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, हो गया आपके पास। तो आपसे तो किसका पूछा था अभी, वोल्टेज सोर्स का। तो वोल्टेज सोर्स के भी पैरेलल में नहीं लगाएंगे, पैरेलल वाले तो कट हो गए। आइडियल वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास आ गई
अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो जितनी बातें आप जानते हो, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। पहला पॉइंट, यह लीनियरिटी को फॉलो करती है, लीनियर सर्किट पर लगेगी। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह पावर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब पावर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है इसमें, वोल्टेज सोर्स को हम करते हैं शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। एक और पॉइंट आपको याद रखना है सुपरपोजिशन थ्योरम से ही, तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सोर्स लेते हैं, दो या दो से अधिक, एक सोर्स के लिए लागू सुपरपोजिशन नहीं होती। अब देखो इन्हीं में से आपका एक पॉइंट होगा कहीं ना कहीं से, देखो सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर लागू नहीं होती, तो अभी मैंने बताया भी किस पर लागू नहीं होती, पावर को कैलकुलेशन करने में लागू नहीं होती। अगला पॉइंट देखते हैं भी, तो हमें क्या निकालना है इसका, थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। तो मैंने बता रखा है अभी आरटीएच यहाँ पे लिखो, आरटीएच करंट सोर्स है, तो भाई अभी बोला अभी ओपन सर्किट कर दो, तो ये तो हो जाएगा ओपन, कैसा हो जाएगा ओपन, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो आपके पास सर्किट जो बना कुछ ऐसा बन गया, अभी सर्किट आपके पास ऐसा बन गया। तो 1 ओम तो ये हो गया, 1 ओम तो ये हो गया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया आरटीएच। ये बीच वाला तो क्या हो गया ओपन सर्किट, क्योंकि करंट सोर्स है भी क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट 1 ओम, और यहाँ पे भी क्या है 1 ओम। तो आपके पास आरटीएच कितना हो जाएगा, 1 और 1 किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो आपके पास आरटीएच कितना आ गया 2 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 2 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भी, वही क्वेश्चन आगे भी, सुपरपोजिशन थ्योरम देखो मैंने बताया लीनियरिटी को फॉलो करती है, बता रखा है अभी उसी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया सारी बातें। 500 पॉइंटों में से आपको एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया लीनियरिटी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो ये हो गया आपके पास पूरे हो गए। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखना है भी सेक्शन नंबर बी। देखो ऑब्जेक्टिव मैंने सारे आपको कवर करवा दी, आप अपनी कॉपी में इनको सब चीजों को नोट कर लें भी। ठीक है, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। बात करते हैं आरएलसी सर्किट में बैंड चौड़ाई को समझाइए। तो देखो बैंड चौड़ाई जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्राफ आपने बनाया, ये आपका ग्राफ बनता है अभी। यहाँ पे हम दर्शाते हैं फ्रीक्वेंसी को, या ओमेगा की फॉर्म में दर्शा दो इसको, हम इसको दर्शा सकते हैं ओमेगा की फॉर्म में। ओमेगा हो गया, ये हो गया आपके पास करंट। अधिकतम वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम जाएगा तो ओमेगा नोट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे कम होगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे ज्यादा होगी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो मैंने क्या बताया था, आपकी जो करंट है भी यहाँ पे जो आएगी वो करंट होगी आई आर एम एस। कैसी करंट होगी आई आर एम एस। तो देखिए आपका जो आर एल सी सीरीज सर्किट में बैंड चौड़ाई होती है वो होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं बैंड चौड़ाई। अब आप इसमें लिख के कैसे आओगे, तो आप लिख के आओगे इसमें, यह एक फ्रीक्वेंसी की वह रेंज होती है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई सारी बातें। यह एक फ्रीक्वेंसी की वह रेंज होती है जहां पे करंट आपकी आई आर एम एस से आई एम व आई एम से आई आर एम एस तक चेंज होती है। आई आर एम एस देखो पहले कहाँ पे जाएगी, पहले आपकी देखो यहाँ पे थी आई आर एम एस से आई एम तक, फिर आई एम से आई आर एम एस तक क्या होती है चेंज होती है। इसे ही क्या बोलते हैं बैंड चौड़ाई बोलते हैं, बैंड विड्थ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन में एल होता है। बैंड विड्थ को हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हायर डब्ल्यू एच माइनस का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल। भाई इसमें से इसको घटा दो, हायर में से किसको घटा दो लोअर को घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगी बैंड चौड़ाई आ जाएगी। आपके पास देखो ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली, यही किसको दर्शाती है बैंड चौड़ाई को दर्शाती है, यही किसको दर्शाती है बैंड चौड़ाई को। तो आपको ये डायग्राम बना के आना है। आरएलसी सीरीज सर्किट में बैंड चौड़ाई क्या होती है, आपकी करंट आई आर एम एस से आई एम और आई एम से आई आर एम एस तक क्या हो जाए चेंज हो जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं बैंड चौड़ाई बोलते हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद रख लो, क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक तो मैंने बताया था अभी भाई 1/r अंडर रूट में एल अपॉन में सी। एक और आपको याद रखना है क्वालिटी फैक्टर का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंड विड्थ, याद रखना है भी आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भी अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको देखो जेड दे रखा है,
आपको क्या बोला अभी, जेड इतना दे रखा है। देखो यहाँ समझते हैं, एन इम्पीडेंस आपको दे रखा है, कनेक्टेड एसी सर्किट, आपको वोल्टेज दे रखी है 130 प्लस में 200 जे वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। सबसे पहले क्या पूछा आपसे, परिपथ में क्या बताइए, करंट बताइए, और फिर उसके बाद क्या पूछा आपसे, पावर फैक्टर बताइए। तो दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए भी इसका आंसर, देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है जेड की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है, जेड दे रखा है, वी दे रखा है। आपको इतना पता है भाई वी इक्वल टू क्या होता है, आई और जेड। अगर मैं बात करूं मुझे किसकी वैल्यू पूछी है भी आई की, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, जेड से। क्या कर दूंगा, जेड से डिवाइड। तो देखिए वी आपके पास क्या हो गया, ये दे रखा था, ये जेड दे रखा था, हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको बताया हुआ अभी। आप क्या लगाओ, अंडर रूट लगाओ, पहले इसका स्क्वायर कर दो फिर इसका स्क्वायर कर दो। सेम नीचे वाले का भी ऐसे करना है, पहले 130 का स्क्वायर कर दो और 200 का स्क्वायर कर दो। देखो जब इनको करोगे ये आएगा अंडर रूट 229 आ जाएगा, इनको करोगे ये आएगा 56 1900 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा भी 15.13 आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 238 पॉइंट कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। जब आप इन सभी को सोल्व करोगे 0.63 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा भी। देखो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं। अब तरीका देख लो भी, इसलिए मैंने पहले ही सोल्व कर दिया सारी चीजें। अब निकालना है पावर फैक्टर। क्या निकालना है, पावर फैक्टर तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। पावर फैक्टर होता है आर अपॉन में जेड। तो देखो यहाँ पे इस वाले में देखो आर की वैल्यू कितनी है, 15 है, मैंने नोट कर दी। आपसे पूछा है जेड, अब जेड कैसे निकालोगे, मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, आर का स्क्वायर कर दो और एक्स एल का स्क्वायर कर दो। आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी, 225 हो जाएगा, प्लस एक्सएल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इनको करोगे 229 हो जाएगा। जब इन सभी को सोल्व करोगे तो ये आएगा अभी अंडर रूट 229 को जब सोल्व करोगे 15.13, जैसे कि हमने भाई यहाँ पे निकाल रखा है पहले से। देखो 15.13, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया 15.13। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आ जाएगा 0.99 पावर फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आपका आ चुका भी। अब बात करते हैं हमारे अगले ही क्वेश्चन के बारे में। आपसे बोल डेल्टा कनेक्शन में, थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट व फेज करंट के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। देखो मैं आपको बताता हूं भी, आपसे स्टार और डेल्टा में से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप सभी उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर ले भी। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर भी। देखो भी इसका आंसर, डेल्टा कनेक्शन में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखो डेल्टा कनेक्शन आपके कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको बता रखा है। देखो तीन फेज हमारे पास है, आर वाई बी। डेल्टा कुछ ऐसा होता है, इन दोनों के मध्य जो वोल्टेज वोल्टेज है वी आर वाई, इन दोनों के मध्य वोल्टेज है वी वाई बी, इन दोनों के मध्य वोल्टेज है वी आर बी। देखो आर और बी के मध्य आर बी, वाई बी और आर वाई और आर वाई और बी। अब देखिए यहाँ पे तीन प्रकार की करंट होंगी बाहर, आई आर, आई वाई और आई बी। तो हमारे पास देखो बाहर पे जो वोल्टेज आती है ये वाली वोल्टेज, और ये जो होता है देखो ये सब होता है लाइन क्वांटिटी। क्या होती है, लाइन क्वांटिटी। तो देखो वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, वी एल, मतलब लाइन वोल्टेज है ये सारी। लाइन करंट क्या है, आई आर, आई वाई और आई बी, ये सारी क्या होती है, बराबर होती है। बैलेंस कनेक्शन की बात करेंगे हम, सभी क्या होती है, बराबर। अब यहाँ पे आपने देखा भी, यहाँ पे मैंने मान लिया 1 2 और 3, तो आपके पास करंट जो आ रही है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। और जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगी इनमें, V31, V12, V23। देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, तो ये वोल्टेज बनेगी। अंदर वाली जो चीजें होंगी वो सारी होंगी फेज, अंदर वाली सारी क्या होंगी, फेज। अब फेज क्या होता है, लाइन क्या होता है, आप मेरी भाई कंप्लीट वीडियो मैंने करवा रखी है, एसी सर्किट कंप्लीट पूरा आपका करवा रखा है अभी, जिसमें सर्किट के मैंने 32 लेक्चर ले रखे हैं। तो आप उनमें सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास हो चुका। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला अभी, फेज वोल्टेज ये रही आपके पास और फेज करंट ये हो गई। अब रिलेशन क्या निकालना है हमें, क्या क्या बोला अभी, रिलेशन बताइए लाइन करंट व फेज करंट में। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फर्स्ट वाले पॉइंट पे आप क्या लगाओगे, केसीएल, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो कौन कौन आ रही है अभी, I31 आ रही है, क्या आ रही है, I31। जा कौन कौन रही है, आई आर प्लस में I12।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, I31 माइनस I12। भाई फर्स्ट पे क्या लगाना, हमें नोड लगाना है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। सेम इसी प्रकार हम किस पे लगाएंगे भाई, 2 पे लगाएंगे, फिर किस पे लगाएंगे, 3 पे लगाएंगे। इसका मतलब क्या है भाई, नोड 2 पे जब लगाओगे हमारे पास अगली वाली इक्वेशन आ जाएगी, नोड 3 पे लगाओगे तो उससे अगले वाली इक्वेशन आ जाएगी, नोड 2 पे लगाओ भाई क्या हो जाएगा, आने वाली धारा। तो कौन कौन आ रही है भाई, देखो इसकी तरफ एक तो ये आ रही है, तो आप लिखोगे सर I12 आ रहा है। देखो जा कौन कौन रहा है, ये दोनों कहाँ जा रही है बाहर, इक्वल टू IY प्लस में I23, ठीक है, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो I12 माइनस का I13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IY। तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन आ गई। सेम इसी प्रकार आपकी तीसरी नंबर वाली इक्वेशन आ जाएगी। देखो आई ये वाले पे लगाओ आप, ठीक है, तो इस पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। तो देखो जा कौन कौन रही है, बाहर तो ये जा रही है IB, और एक करंट ये जा रही है, तो I31 प्लस IB बाहर जा रही है। आ कौन सी रही है, ये वाली करंट आपके पास आ रही है। ये वाली करंट की वैल्यू कितनी है भी, तो ये वाली करंट की वैल्यू आपके पास I23। तो देखो IB की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या जाएगी, I23 माइनस का I31। देखो तीनों इक्वेशन ये मैंने लिख रखी है, ये रही तीनों इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, सोल्व करना है दो वेक्टर को। देखो ये माइनस है ना, ये माइनस नहीं होता, ये वेक्टर एडिशन होता है। इसका मतलब क्या है, I23 I31 में ऐड हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ के अंतर्गत आपने पढ़ा है भी, आई फर्स्ट का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 गुना फर्स्ट गुना सेकंड, और कोस थीटा क्या आता है, कोस थीटा। तो आपको याद रखना है 3 नंबर में, देखो वो डायग्राम जो मैंने आपको डिटेल क्लास में समझाया था वो नहीं बना के आना, ऐसे बनता है वो पूरा, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, वो 60 डिग्री कैसे निकल के आता है, वो आपको नहीं बना के आना। 3 नंबर का भी इतना थोड़ा दिमाग लगाने वाले हम, सीधा फॉर्मूला लेके आए, सीधा कोस थीटा की वैल्यू। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, I31 I12 2 गुना I31 I12 कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है भी, कोस थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पे 60 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60। तो देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब ये 60 डिग्री कैसे आया भी, अगर किसी को जानना है तो आप डिटेल क्लास में इसको देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। देखिए I31 I12, देखो 1/2 से 2 कट गया अभी। अब देखिए आपके पास मात्र ये बचे हैं तीनों चीजें, ये वाली चीज आपके पास बची है। देखिए I31 I12 I31 I12, देखो सारी जो क्वांटिटी होती है फेज क्वांटिटी, सारी कैसी क्वांटिटी आपके पास फेज, और देखो फेज क्वांटिटी आपस में क्या होती है, बराबर। तो इसकी जगह मैं आई फेज लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी आई फेज। देखो आई फेज करेंगे, आई फेज का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आई फेज का स्क्वायर आई फेज का स्क्वायर। तो आपके पास तीन, देखो आपके पास क्या आया, IR इक्वल टू अंडर रूट, आपके पास अंदर बचा 3I फेज का स्क्वायर। देखो जब आप इस अंडर रूट को हटाओगे तो आपके पास आएगा IR इक्वल टू अंडर रूट 3I फेज, क्या आ जाएगा, आई फेज। तो आई फेज जो आपके पास IR आया वो होती IL, आपके पास √3IPH, क्या हो जाएगा, IPH। मतलब IL इक्वल टू क्या आ गया, √3IPH। ये आपको पूरा प्रूफ करके आपके पेपर में आना है, इसी के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने ये आपको लिख के क्यों बताया भी, क्योंकि देखो आपको पेपर में ऐसे ही करके आना है भी, ये सारे डायग्राम ऐसे कैसे बनाने हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी है, और तब जाके आपको 3 नंबर अच्छे से मिलने वाले हैं, आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला भी, ठीक है। यहाँ तक आपको प्रूफ करके आना है। अगर मैं बोलूँ लाइन वोल्टेज की, तो VL इक्वल टू होता है VPH डेल्टा कनेक्शन में, और स्टार में क्या होता है अभी, IL इक्वल टू होता है IPH, ठीक है। और वहां पे क्या हो जाता है, VL इक्वल टू √3VPH। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भी अगला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है, आपको कनेक्शन दे रखा है, वो स्टार कनेक्शन दे रखा है, ये आपके पास स्टार कनेक्शन दे रखा है, ऐसे पूरा बड़ा करते हैं यहाँ तक, आपको स्टार कनेक्शन दे रखा है। आपसे क्या पूछी है, लाइन करंट और पावर फैक्टर। तो देखिए कैसे हम इसको निकालने वाले हैं।
तो देखिए भी आपको दे रखा था स्टार कनेक्शन दे रखा था। कौन सा कनेक्शन था अभी? स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन के बारे में आप थोड़ी डिटेल आप जानते हो भी, कौन कौन सी बातें आप जानते हो? तो आप बोलोगे सर स्टार कनेक्शन में आई एल बराबर क्या होता है? आई पी एच। और वी एल बराबर क्या होता है? √3 वी पी एच। अगर आपकी मैं जेड की बात करूँ तो देखो आपको वहां पे दे रखा है 8 और 6। देखो ऐसे दे रखा था स्टार, तो यहाँ पे आपको इम्पीडेंस दे रखा था आर, और आपके पास कैपेसिटेंस जो दे रखा था, रजिस्टेंस जो दे रखा था 6 था आपके पास। और आपके पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी वहाँ पे एक्सी जो दे रखा था वो दे रखा था आपके पास 6। कितना दे रखा था अभी? 6 आपके पास दे रखा था। अब आपको करना क्या था अभी उसमें? करना ये था, अब हम क्या करेंगे, हम एक फेज की बात करेंगे। एक फेज देखो आपके पास कितना फेज था? 3 फेज। तो मैं जेड फेज की बात करता हूं। तो देखो आपके पास एक सर्किट ऐसे बन गया कुछ। अब इसमें जेड की वैल्यू क्या होती है? आप बोलो सर आर माइनस का जे एक्स सी। तो आर की वैल्यू कितनी रखी है भाई? 8। और एक्स सी की वैल्यू कितनी रखी है? 6 ओम। कितना दे रखा है? 6। तो देखो ये बन गया आपके पास जेड। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो अंडर रूट लगाऊंगा भी, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 10 आ गया। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ अभी? अगर मैंने इम्पीडेंस को फेज में लिया है, तो मैंने जो वोल्टेज मानेंगे तो उसे भी हम किस में लेना पड़ेगा? फेज में। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमेशा याद रखना 3 फेज में जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको वो देगा लाइन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज देगा? लाइन वोल्टेज। लेकिन हमें क्या निकालने भी? हमने फेज की बात कर ली, पर फेज की, तो हमें फेज में ही निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, वी देखो डेल्टा में क्या होता है? वी एल इक्वल टू √3 वीपीएच। अगर मैं वी फेज की बात करूं तो आपको देखो सर्किट में जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे वहां पे जो लाइन वोल्टेज जो दे रखी है, देखो ऐसे दे रखा है ना भी, सर्किट आपका ऐसा है, ऐसा कुछ सर्किट है स्टार वाला। तो आपको ऐसे 400 वोल्ट दे रखी है भी, है ना? कितना दे रखी है? 400 वोल्ट। देखो दो फेजों के मध्य कौन सी वोल्टेज होती है? लाइन वोल्टेज भी। अब समझ जाओगे सारी बातें, ठीक है? तो हमने क्या किया अभी? वी फेज निकालना था, तो 400 में किससे डिवाइड कर दिया? √3 से। तो ये आ जाएगा 230.94 वोल्ट आपके पास आ गया। अब मुझे क्या पता है अभी? मुझे इतना पता है वी फेज इक्वल टू होता है भाई, ओम का नियम क्या बोलता है? वी इक्वल टू आई आर। अब हम सबकी बात किस में करेंगे? फेज में। तो आपके पास वोल्टेज भी किस में रहेगी? फेज में। करंट भी किस में रहेगी? फेज में। आपका इंपीडेंस भी किस में रहेगा? फेज में। वी फेज की वैल्यू आपने निकाल ली भी, 230 पॉइंट कितना होता है? 94 होता है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भाई 230 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? तो वी फेज की कितनी वैल्यू आ गई? 230। जेड की वैल्यू कितनी थी? 10। मैंने दोनों को जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया अभी? 230 अपॉन में 10। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई भी वो कितनी आ गई? 23.09, या फिर आप बोल सकते हो 23 एम्पियर। क्या बोल सकते हो? 23 एम्पियर। लेकिन हमसे देखो पेपर में जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो लाइन करंट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? लाइन करंट। और हम इतना जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है? आई एल बराबर क्या होता है? आई पी एच। तो इसके लिए आपकी जो फेज करंट होगी वही क्या हो जाएगी? लाइन करंट आपके पास हो जाएगी। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर मैंने आपको अभी तो बताया अभी क्या होता है? आर अपॉन में जेड। देखो आर की वैल्यू देखो इस वाले में, अगर हम बात करें तो आर अपॉन में जेड। देखो ये रहा भाई पावर फैक्टर क्या होता है? आर अपॉन में जेड। आर की वैल्यू ये होगी 8, और जेड की वैल्यू देखो हमने निकाल ली भाई, कितना है? 10। कितना है? 10। तो आपके पास कितना आ जाएगा पावर फैक्टर? 0.8। कितना आ जाएगा? 0.8 आपके पास पावर फैक्टर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका भी। आप इस बात से देख सकते हो भी 400 वोल्ट कहाँ दे रखा था? तो ये रहा भी 400 वोल्ट, ये आपके पास 8, और ये कितने रखा है? 6। तो जेड देखो क्या बन जाएगा आपके पास? 8 माइनस का जे 6, ठीक है? और जो ये देखो दो फेज के मध्य क्या होती है? लाइन वोल्टेज। आपको क्वेश्चन में कहेगा नहीं, आपको खुद समझना है कि लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि इसे आप किस में कन्वर्ट कीजिए। भाई आपको ये कन्वर्ट करना है, आपको ये कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भी इसे? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम वोल्टेज सोर्स में। देखो ध्यान से भाई, देखो हमें इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको एक पढ़ाया होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ाया अभी? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ लगा सकते हो? जब करंट सोर्स के पैरेलल में क्या आ जाए भी?
करंट सोर्स के पैरेलल में क्या आ जाए, रजिस्टेंस। तो हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 24 तो आपका ऐसे कैसे भी, 24 को थोड़ा ना छेड़ना में, आपके पास सीरीज में क्या लगा रखा है आपने, रजिस्टेंस लगा रखा है। तो आपका जो करंट सोर्स होगा वो क्या बन जाएगा अभी, वोल्टेज सोर्स। क्या बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स। देखो ऊपर तीर का निशान आ रहा है, मतलब आगे क्या रहेगा, प्लस, पीछे क्या रहेगा, माइनस, पीछे क्या आ जाएगा, माइनस। और ये रजिस्टेंस कहाँ चल जाएगा, इसके सीरीज में। कहाँ चला जाएगा, सीरीज में आपके पास रजिस्टेंस चल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू तो हो गई 6, इसकी वैल्यू कितनी है, 4। देखो अब हमारा टारगेट क्या है, ओनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी। तो इस वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू आई और आर। देखो आपने जो ये चेंज किया है यहाँ पे, रजिस्टर करंट की वैल्यू कितनी है, 2, रजिस्टेंस कितना है, 6। तो आपके पास वोल्टेज कितनी बन जाएगी, 12 वोल्ट आपके पास बन गई। कितनी वोल्टेज बन गई, 12 वोल्टेज आपके पास बन चुकी थी। ठीक है, अब आपको देखो इन सभी को एक सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप ऐसे चले भी, प्लस आया, ऐसे देखो ये होगा प्लस और ये क्या होगा, माइनस। सबसे पहले आपने देखा कि देखो सर हम इधर से गुजरते हैं, जब इधर से गुजरेंगे, ठीक है इसको मिटाते हैं, ठीक है, जब आप ऐसे गुजरे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, जब आप ऐसे गुजरे तो यहां से गुजरने के बाद आपने पहले देखा 24 वोल्ट किसका है, प्लस का। आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर कौन आया, 12, ये किसका हो गया, प्लस का। तो 24 और 12 कितने हो गए भाई, 36। कितने वोल्टेज हो गए, 36। और यहाँ पे कितना ओम था, 4, और 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो टोटल आपके पास बन गया वोल्टेज सोर्स। ऐसे बनाओगे वोल्टेज सोर्स, ये कितने वोल्ट का होगा, 36 वोल्ट का। बड़ा बनाते हैं अभी से, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे वोल्टेज सोर्स, कितना वोल्ट का हो गया, 36 वोल्ट का। इसके सीरीज में क्या लगा दोगे, रजिस्टेंस लगा दो, कितना ओम हो गया, 10 ओम का आपके पास रजिस्टेंस हो गया। अभी कर दोगे ना सारी चीजें। तो देखो आपने एक वोल्टेज सोर्स में से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अभी 36 वोल्ट की बैटरी बनी और रजिस्टेंस कहाँ लगा दिया आपने, सीरीज में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास हो गया होगा। ठीक है, बस आपको इजी तरीके से करना है भी। ठीक है, आप चाहो तो भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है। आप इन दोनों कन्वर्ट करोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा दोगे और यहाँ पे रजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 6 ओम। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो ऐसे बनेगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में किसका वैल्यू चेंज नहीं होती, तो रजिस्टेंस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो आपके पास ये हो गया 12, तो ऐसे चले अपन, तो 12 और 24 कितना हो जाएगा, 36। आपके पास कितना हो गया, 36, और इसके सीरीज में क्या लगा दिया आपने, रजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, केसीएल इक्वेशन निकालनी पे, क्या निकालनी है, केसीएल इक्वेशन। सबसे पहले आप पता करोगे कि इसमें कितनी आपके पास मैश बन रही है, कितनी मैश बन रही है। एक मैश ये हो गई, एक मैश ये हो गई, एक मैश ये हो गई। तीनों में करंट पहले से दे रखी इन्होंने, क्या दे रखी, करंट पहले से ही दे रखी है। तो देखिए पहली मैश की बात करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, चलो मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो भाई, चलो इसमें इधर से चलोगे, जब इधर से चलोगे तो इसमें सबसे पहले जो वोल्टेज आई, लास्ट में जो साइन आता है बैटरी, वही हम लिखते हैं। हम ऐसे चलेंगे, लास्ट में साइन क्या आ रहा है, प्लस का, तो प्लस की 10 वोल्ट हो गया। आगे क्या है अभी आपके पास, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस आते ही आपको साइन किसका लगाना, हमेशा माइनस का साइन लगाना है। किसका साइन लगाना है, माइनस का। अब देखो इस रजिस्टेंस को बनाना है वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। करंट कितनी है 20 में, इसमें I1, रजिस्टेंस का मान कितना है 20, तो हम क्या कर देंगे 20 I1। क्या कर देंगे 20 I1। यहाँ तक हमारे पास हो चुका। एक सेकंड रुक जाओ अभी, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हो चुका, 20 हो चुका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक तो कर ही लिया अभी, यहाँ तक हम आ चुके, यहाँ तक तो हम आ चुके भी, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही इसमें जाएंगे, इसमें देखो दो करंट आ रही है। देखो ऊपर से कौन आ रहा है, I1, लेकिन देखो इधर से कौन जा रहा है, I2। तो हम क्या करेंगे, I1 माइनस का I2। आपके पास रजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये वाला 3 ओम। कितना दे रखा है, 3। तो हम क्या करेंगे, I1 माइनस का I2। क्या करेंगे, I1 माइनस का I2। यहाँ तक हो गए। अब बढ़े यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन क्या लगाओ, फिर माइनस का। रजिस्टेंस आता है, रजिस्टेंस को लिख दो माइनस लगा के, ब्रैकेट लगाओ। अब वैल्यू किसकी लिखनी है, हमें करंट की वैल्यू। क्यों, हमें क्या बनाना है, इसे वोल्टेज बनाना है। क्या बनाना है, वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे जो करंट आ रही है I1, लेकिन इधर से कौन निकल के जा रही है, I3। तो हम क्या कर देंगे, I1 माइनस का I3।
यहाँ तक हो गए, आगे बढ़े आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस का कितना वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 वोल्ट आपके पास आंसर हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब देखो टोटल जो पूरा हो गया हमारे पास, देखो यहाँ तक पहुंच गए, इसके बाद देखो वही हम वापस पहुंच गए, इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले में। अब देखिए हम बढ़ते हैं सेकंड वाले में। देखो सेकंड वाले में कैसे करेंगे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे चलेंगे, लास्ट में साइन आएगा वही रखना आपको। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 40। आगे बढ़े, माइनस का 25i2, 25i2। आगे बढ़े आगे बढ़े, देखो इस वाले में क्या हो जाएगा अभी, आप बोलो सर इसमें हो जाएगा i2 माइनस का i3, क्योंकि इधर से कौन आ जाएगा, i3। तो ये हो जाएगा 10i2 माइनस का i3। ठीक है, i3 हो गया। आगे बढ़े, माइनस का 30। फिर ऐसे चलेंगे, फिर देखो इसमें, देखो इधर से कौन आ रहा है, i2, इधर से कौन आ जाएगा, i1। तो माइनस का 3i2 माइनस का i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले में लगाना है फिर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से कहीं से स्टार्ट कर लो भी। आगे बढ़े, पहले आएगा प्लस का 20। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पे जैसे आए i1 माइनस, देखो इधर से कौन चल रहा था अभी, i3 चल रहा था। कौन चल रहा है, i3। इधर से कौन आ गया, देखो जिस मैथ में हम चलेंगे उसी की पहले बात करेंगे, उसी में से घटेगा भाई। ठीक है, तो आपके पास 20 माइनस का ये कितना था अभी, एक सेकंड रुक जाओ, इसको एरर कर देते हैं। हाँ, तो 20, देखो ऐसे कौन जा रहा है, i3, इधर से कौन आ रहा है, i1। ठीक है, तो माइनस का 5i3 माइनस का i1, यहां तक पहुंचे। आगे देखो ऐसे चलेंगे मैथ्स में, तो देखो क्या हो जाएगा, लास्ट में साइन किसका आ रहा है, प्लस का। तो प्लस 30। आगे बढ़े, अब इसमें क्या हो जाएगा अभी, i3 माइनस i2। क्यों, देखो i3 ऐसे जा रहा है और i2 ऐसे आ रहा है, तो माइनस 10i3 माइनस का i2 बन गया। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, देखो यहां तक आगे, तो यहां पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसमें तो ओनली कौन फ्लो हो रही है भाई, i3 ही फ्लो हो रही है, तो माइनस का i3 हो गया। आगे बढ़े आगे बढ़े, अब क्या आ जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 50 आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, हमारा काम खत्म हो गया। हमने यहाँ से और यहाँ तक स्टार्ट किया, यहाँ से और यहाँ तक। देखो पहली मैच में हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। सेकंड वाली में कैसे चलेंगे भी, यहाँ से और यहाँ तक। और थर्ड वाली में मैंने बता दिया अभी आपको, यहाँ से चलेंगे और ऐसे यहाँ तक। ठीक है, आपसे तीनों की इक्वेशन ही पूछा है भाई, आपको करना क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है बस। देखो ये बीच वाला हो गया, ये बीच वाले हो गए, ये बीच वाले हो गए और ये बीच वाले। इन्हीं में भी हमें क्या करना होता है, या तो i1 माइनस i2, देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है तो i1 माइनस i2, इन दोनों के बीच में आ रहा है i2 माइनस i3। इतना याद रखो, जिस मैथ में आप चलोगे वो बड़ी रहेगी, उसमें से घटेगा i2। देखो आप ऐसे चलोगे ना, तो i2 माइनस का i3, यहां चलोगे तो i1 माइनस का i2। अब देखो इस वाले केस में देखो, इस वाले में देखो ये रेजिस्टेंस भी आ रहा था, तो ये भी आ रहा था अभी थर्ड वाली मैच में। तो हमने जब ऐसे चले तो i3 माइनस का क्या कर दिया था, i1, और यहाँ पे क्या कर दिया, i3 माइनस का i2 मैंने कर दिया। ठीक है, आपसे इक्वेशन ही पूछी भी उसने, क्या बनाइए, इक्वेशन बनाना है। और 3 नंबर का आपका सवाल था, आपके नंबर आ जाएंगे। अब देखो भी रेसिप्रोकल थ्योरम को समझाइए, 3 नंबर पूछा है। तो देखो रेसिप्रोकल थ्योरम के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है। देखो रेसिप्रोकल जो थ्योरम होती है वो डिपेंडेंट सोर्स पर लागू नहीं होती है। ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहना है, रखना है, याद रखना है कि रेसिप्रोकल थ्योरम डिपेंडेंट सोर्स पर लागू नहीं होती है। अगला पॉइंट देखो, यह एक ही सोर्स के लिए लागू होगी, एक ही सोर्स के लिए क्या होगी, लागू होगी। यह लीनियर सर्किट पर लागू होगी, किस पर लागू होगी, लीनियर सर्किट पर लागू होगी। ये तीनों पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है, मान लेते हैं ये कोई नेटवर्क है, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है अभी, एक्साइटेशन, और इसका क्या मिलेगा, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब करंट, क्या निकलेगी, करंट। देखो एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स, देखो एक्साइटेशन का मतलब होता है वोल्टेज, और रेस्पॉन्स का मतलब होता है करंट से। इसका
एक्साइटेशन और रेस्पॉन्स का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर हम क्या करें, इसकी पोजीशन क्या कर दें, हम चेंज कर दें। देखो मान लेते हैं ये आपके पास है V1 और ये है I1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस नेटवर्क में इधर लगा दी वोल्टेज, जिसको मैंने बोला V2, और इधर से क्या ले लिया मैंने, करंट। देखो मैंने क्या किया, इनकी जो पोजीशन थी, एक्साइटेशन व रेस्पॉन्स की पोजीशन क्या थी। अब मैं देखो पहले यहाँ पे वोल्टेज लगा रखी थी, अब मैंने वोल्टेज यहाँ लगा दी। पहले यहाँ पे करंट मिल रहा था, यहाँ पे अब करंट मिल रहा है, तो यहाँ पे जो V2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2। तो इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी इनका रेशियो क्या रहता है, बराबर। V1 अपॉन में I1 इक्वल टू V2 अपॉन में I2, V2 अपॉन में I2। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसका स्टेटमेंट होता है। 3 पॉइंट आपको लिख के आने थे, ये छोटे छोटे आपको 2 डायग्राम बनाने थे, और V1 I1 V2 और I2, ठीक है। V2 और V1 का यहाँ पे I2 होगा भी, क्या होगा, I2, ठीक है। बोल सही रहा हूँ, लिखा गलत जा रहा है, ठीक है। तो V1 I1 V2 और I2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, V1 I2 V2 I1 आपके पास हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो भाई बस आपको इतना करके आना है। 3 पॉइंट कौन कौन से, ये है जो थ्योरम्स है, एक सोर्स पर लागू होती है, डिपेंडेंट सोर्स पर लागू नहीं होती है। और आपको और पॉइंट याद क्या रखना है भी, यह लीनियर सर्किट पर लागू होती है। इसके बाद आपको पॉइंट याद रखना है, इसका स्टेटमेंट आपको जो लिख के आना है वो लिख के आना है कि रेसिप्रोकल थ्योरम के अंतर्गत अगर हम एक्साइटेशन व रेस्पॉन्स की पोजीशन अगर हम चेंज कर दें, अगर हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें, तो V1 अपॉन में I1 V2 अपॉन में I2 का रेशियो क्या रहता है, हमारे पास बराबर रहता है, ठीक है। बस इतना आपको लिख के आना है, V1 अपॉन I1। देखो कई बुकों में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, V1 I2, और यहाँ पे होगा V2 और ये I1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 I2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे V2 और I1 हो जाएगा, तो देखो V2 और क्या हो जाएगा, I1, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 I1 इक्वल टू V2 I2। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है भी, है ना, जो आप लिख के आओगे ना वही आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। देखो ठीक है, तो कर दोगे इस वाले को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि दिए गए लोड में हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स का मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है इस लोड रेजिस्टेंस में, वो निकालना है। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे RL बराबर क्या होना चाहिए, RTH होना चाहिए। इसके बाद देखो मैक्सिमम जो पावर निकलेगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH, क्या निकल जाएगा, 4RTH। और देखो इसमें जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 50% के समथिंग आती है, 50% ही आती है अभी आपकी। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आपसे बोल सकता है अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या होती है, तो आपको एक ऑप्शन ये मिल जाएगा। आपसे बोलेगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होती है, तो VTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH। एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना आपके पेपर में रहने वाली है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो VTH का स्क्वायर अपॉन में 4RTH। तो देखो जब भी हम सबसे पहले देखो VTH निकालना पड़ेगा और RTH, तो पहले हम निकाल लेते हैं भी RTH। RTH निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बता रखा भी, इसको करो ओपन सर्किट, करंट सोर्स को कर दो भी ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को कर दो शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे क्या लिख दो भी RTH। क्या लिखोगे, RTH। जब आपने इसको ओपन कर दिया मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा आपके पास सीरीज में, तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 5। RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो अब क्या निकालना है, VTH। तो देखो VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक करंट सोर्स है, ठीक है, VTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 10 वोल्ट की बैटरी, आपके पास जो रजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो आपके पास जो बैटरी दे रखी है ये है आपके पास 10 वोल्ट की, और इसके सीरीज में रजिस्टेंस लगा रखा है 3 ओम का, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने ये रहा आपके पास 2 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे लोड रजिस्टेंस को ओपन करके हमने यहाँ पे लिख दिया VTH। क्या लिख दिया, VTH। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ही आपको याद रखना है, ये जो करंट ऐसे जा रही है इसको यहाँ मानना है, क्यों, क्योंकि ये वाला तो क्या हो जाएगा आपके पास ओपन सर्किट,
तो ओपन सर्किट हो गया मतलब इसमें तो करंट फ्लो नहीं होने वाली। इसमें करंट फ्लो देखो, आप सोच के देखो कि जैसे ये वाला ओपन हो जाएगा, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट आएगी जो आपकी 5 एम्पियर दे रखी है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, तो पूरी करंट कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। तो देखो आपकी पूरी करंट कहाँ जाएगी, यहाँ पे कितनी एम्पियर जा रही है, 5 एम्पियर। कितनी एम्पियर जा रही है आपके पास, 5 एम्पियर करंट जा रही है, ठीक है। तो 5 एम्पियर करंट आपकी उधर जा रही है, ठीक है। अब देखो आपका काम आसान हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको और पूरे सर्किट को भूल जाना है, आपको याद उसी को रखना है। तो देखो उस सर्किट को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। आपके पास ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। और ये सीरीज में 3 ओम का रजिस्टेंस था। यहाँ पे था आपके पास वीटीएच, ठीक है। और यहाँ पे जो रजिस्टेंस था 2 ओम का था, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वो थी हुई आपकी 5 एम्पियर, और यहाँ पे जो रजिस्टेंस था 3 ओम का। देखो मेरे को वीटीएस निकालना, मतलब मैंने यहाँ से यहाँ पे कर दिया प्लस। हम क्या करेंगे, ऐसे चलने वाले हैं, ऐसे चलने वाले। पहले देखो मैंने बता रखा अभी आपको, लास्ट में साइन जो आएगा वही रखना है। ऐसे चले अपन, तो क्या आ गया आपके पास वीटीएच, क्या आ गया वीटीएच। अब आगे बढ़े। अब देखो 2 ओम में तो करंट फ्लो होगी नहीं, क्यों, ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो इस वाले में तो करंट फ्लो होने वाली नहीं है, तो इसको तो आप भूल ही जाओ भी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आपके पास जैसे ही ये वोल्टेज आएगी, आप साइन किसका लगाओगे, रजिस्टेंस दिखते ही माइनस का। देखो इसे बना दो वोल्टेज भी, V इक्वल टू आई आर होता है, तो 15 वोल्ट आपके पास बन गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े, लास्ट में साइन किसका आएगा भाई, माइनस का। तो माइनस का कितना हो गया, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यह पूरा खत्म हो गया ना भाई, वापिस वहीं पे आगे, वापिस वहीं पे आगे। तो VTH माइनस का 15 माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो VTH इक्वल टू देखो 15 और 10 कितना हो गया भाई, 25। तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, VTH का मान कितना आ गया भाई, 25 आपके पास आ गया। तो देखिए आप करोगे कैसे, देखो आप इसको तो भूल जाना अभी। यहाँ पे देखो एप इसको भूल जाओगे, आपके पास बस आपको यहाँ पे करंट माननी है 15 एम्पियर, 15 नहीं, 5 एम्पियर। कितने एम्पियर, 5 एम्पियर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे VTH, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस और माइनस। बस आपको ऐसे चलना है। जब ऐसे चलोगे, पहले आएगा VTH माइनस का, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15, और फिर ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। 15 10 25, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 25। अब आपको पावर निकालनी थी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया अभी, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RTH। देखो VTH का स्क्वायर कितना हो जाएगा, VTH कितना है अभी, 25 मल्टीप्लाई में 25 अपॉन में 4 RTH। RTH की वैल्यू कितनी है अभी, तो R की वैल्यू कितनी है भाई, हमारे पास 5 है। कितनी है भाई, 5 है। तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो 25 और 25 कितना होता है अभी, 625 होता है अभी। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 अपॉन में ये कितना हो गया अभी, 5 चौक 20 हो गया अभी। अब इसको सोल्व करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर सोल्व करना चाहो, देखो आप कैसे कर सकते हो, इसको 2 से काट लो भी। कितने से कट कर लो भी, 2 से अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3 1 और 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे कितना बच गया अभी, 10 बार गया, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, 31.25 आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी मैक्सिमम जो आपके पास ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है भी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31.25। तो आपका ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। 10 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला है अभी, देखो आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे इसने इसने पूछा है अभी, एक सेकंड हट क्यों नहीं रही, ठीक है। हाँ, एक आपको दे रखा है अभी, अनुनाद सर्किट दे रखा है, रेजोनेंस सर्किट दे रखा है। देखो रेजोनेंस सर्किट अगर कुछ ना बोले, मतलब सीरीज रेजोनेंस सर्किट दे रखा है, जहां पे पट्ट चौड़ाई मतलब बैंड चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 किलो हर्ट दे रखी है। जहां पे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आपको कितने रखी, 120 किलो हर्ट दे रखी है। आपसे क्या पूछी भी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए वाला क्वेश्चन में दे ही रखा है अभी, ये दोनों चीज आपको पेपर में दे रखी है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ आपको दे रखी है। हम क्या क्या जानते हैं, बैंडविड्थ क्या होती है भी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो इसको आप ओमेगा की टर्म्स में भी लिख सकते हो और सिंपल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हो। लेकिन हमें क्वेश्चन में किस में दिया, अभी सिंपल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया है, तो हम भी किस में रखेंगे, सिंपल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रखेंगे। तो देखो बैंडविड्थ इक्वल टू होती है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे पहले मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए अभी इसके बारे में, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है अभी, हमसे पूछा है अभी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ एल का मान कितना है हमारे पास, 120। बैंडविड्थ कितनी है, 10।
तो 120 उधर चला जाए कितना हो जाएगा भाई, एफ एच इक्वल टू हो गया आपके पास 130 मतलब 130 किलो हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, कौन सी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें क्या निकालना है अभी, हमें क्या निकालना है, हमें जो ये निकालना है वो निकालना है अभी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको इतना पता होगा अभी, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको जहां भी मैंने रेजोनेंस सर्किट करवाया था वहां पे आपको लिखवाया होगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पूछे तो एफ नोट, यहाँ पे जो माइनस आया ना उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बैंड विड्थ बाई में 2। ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने डिटेल जब करवाया था रेजोनेंस, आपको सारी चीजें सारे फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे। तो आपके पास एफ एल इक्वल टू लोअर है, मतलब लोअर है तो ऐसे याद रख सकते हो, लोअर है मतलब कम होगा, कम होगा मतलब माइनस, हायर मतलब क्या होगा, ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा। अब आपको देखो पूछा क्या था अभी, आपसे पूछा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, एफ एल इक्वल टू एफ नोट माइनस का बैंडविड्थ बाई में 2। देखो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान तो हमें पता है, अभी देखो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है अभी, देखो 120 कितना दिया है, 120। अब बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी है अभी, 10 बाई में क्या कर दिया 2। देखो 10 बटा 2 कितना होता है 5, जब उधर जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 125 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था अभी, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन में बैंडविड्थ, या फिर एक और हो सकता है आपके पास 1/r अंडर रूट में एल सी। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा एल अपॉन में आर। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 अपॉन ओमेगा नोट आर सी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओमेगा नोट आर सी, ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा नोट एल अपॉन में आर, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा नोट आर सी, आपके पास आंसर फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले वैल्यू देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको पता है, अभी देखो रेजोनेंस से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इजी बनते हैं, बस सर दे आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है 125, बैंडविड्थ कितनी है भी हमने निकाली थी भी, कितनी रखी है 10। तो 125 में कितने का भाग दे दिया आपने, 10, 10 का, तो क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया आपके पास 12.5, आपका इसका क्वालिटी फैक्टर आ चुका भी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अब बढ़ते हैं भी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोल रहा है अभी आपको, आपसे बोल रहा है अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से 8 ओम में क्या बतानी है, करंट बतानी है। तो देखो जब भी आपसे बोले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपसे करंट पूछे उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उसको तो एज इट इज ऐसे कैसे रखना है। तो देखिए आपको करना कैसे है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको इसमें लगाते हैं, लगा सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, आप बोलो सर लगा दो। तो देखो ये वाला जो सीरीज में है कहाँ पे आ जाएगा, पैरेलल में 6 ओम। ठीक है, कितना हो गया 6 ओम। अब जो वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा कहाँ पे लगता है, पैरेलल में। तो जैसे आप इसको पैरेलल में लगाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो V इक्वल टू होता है IR, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट सोर्स की। तो V में कितने का भाग दे दो, R का। V की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर V की वैल्यू जो दे रखी है वो हमारे पास है 12। तो 12 में कितने का भाग दे दोगे अभी, रजिस्टेंस कितना है 6। तो हमारे पास जो करंट सोर्स आ गया वो कितना एम्पियर आ गया अभी, 2 एम्पियर का आपके पास क्या आ गया, करंट सोर्स आ चुका। तो ये कितने का आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर का। ठीक है, अब सेम इधर देखो भाई, सेम एज इट इज ऐसे, तो ये 10 कहाँ पे चला जाएगा, पैरेलल में चला जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे आपके पैरेलल में क्या आ जाएगा, करंट सोर्स। अब देखो इसका जो ऊपर देखो, इसमें मैंने कैसे बनाया है ऊपर, इसमें कैसे बनेगा नीचे, क्योंकि प्लस कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपके पास 10 वाला कहाँ पे आ गया, पैरेलल में आ गया। अब देखिए भी, तो ये करंट सोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नीचे होगी। तो करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो मैटर करता है। तो देखो 20, देखो आप क्या करोगे, देखो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V की वैल्यू कितनी रखी है 10, हमें वैल्यू किसकी, करंट सोर्स मतलब I की। R का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया 10। एक सेकंड भाई, उल्टा कर देना। V की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है भी। ठीक है, कितने का भाग दे दोगे, 10 का। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर। मतलब ये वाला सोर्स भी कितना बन गया आपके पास, 2 एम्पियर का सोर्स बन चुका। अब देखो एक्स्ट्रा चीजों को मिटा रहा हूं भाई मैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, अरे भाई मिटाने की जगह खतरनाक काम हो गया ना, एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है, बस इतना सा। ठीक है, अब देखो सारी चीजें, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 10 और जो 10 आया आपके पास,
10 और जो 10 आया, देखिए 10 और 10 किस में हो गया, पैरेलल में, मतलब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 6 और 6 किस में आ गया अभी, पैरेलल में, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई कैसे होगा, देखो आप ऐसा समझ सकते हो, जब मैंने बता रखा है भी समान समान रजिस्टेंस हो तो आप क्या करोगे भी, दोनों किस में है, पैरेलल में, 1/6 और 1/6 करोगे, 1/6 एलसीएम आएगा 6, ऊपर होगा 2, 2 से 1 कटेगा भी, इसको उल्टा कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना फास्ट ही आपको करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। बस आपको करना क्या था भी, यहाँ पे आपको याद रखना है ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल रेजिस्टेंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो 3 यहाँ पे आपके पास हो चुका, तो कितना आ गया अभी, 3। अब देखो भी, अब दोबारा से हमें क्या लगाना है भी, करंट सोर्स लगाना है। क्या लगाना है, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। देखो ये आपके पास करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में कितना है, आप बोलो सर 5, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया भाई, 5। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप करंट सोर्स कितना है, 2 एम्पियर का है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे वो कितना आ जाएगा भी आपके पास, 3 ओम। तो देखो इसको अब सोल्व करना है, किसको सोल्व करना है, देखो ये तो गायब होगा भी, ये तो गायब हो चुका, इसको तो हम पैरेलल में ले आए भी। देखो अब ऐसे आपके पास बस इतना सा बचा है, तो देखो आपके पास जो सर्किट बचा है वो बता देता हूँ भाई कैसा बचा है आपके पास, तो देखिए, ठीक है। तो देखो आपके पास ये वाला जो सर्किट बचा, इसमें 2 एम्पियर के पैरेलल में कितना है, 3 ओम। यहाँ पे 2 एम्पियर के पैरेलल में कितना है, 3 वो 5 ओम। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ भाई, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आपके पास देखो ऐसा कुछ बना है, आपके पास करंट सोर्स आया है जो 2 एम्पियर का है, इसके पैरेलल में रजिस्टेंस है 3, ठीक है। ये तो 8 है ही भी, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास 2 एम्पियर, देखिए यहाँ पे कितना है, 5 ओम, कितना है, 5 ओम। तो आपके पास कुछ सर्किट ऐसा बन गया। अब देखिए भी, अब यहाँ पे लगाओ करंट सोर्स, तो हम क्या करेंगे इसको, भाई करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में चेंज होगा तो ये पैरेलल में लग जाएगा, ये 8 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है। और ये वाले को हम जब सोल्व करेंगे तो करंट सोर्स किस में कन्वर्ट होगा, वोल्टेज सोर्स में, तो ये रजिस्टेंस कहाँ चला जाएगा, सीरीज में, कहाँ चला जाएगा, सीरीज में। तो आपका सर्किट कुछ ऐसा बना। अब हमारा टारगेट क्या है, रजिस्टेंस की वैल्यू, तो देखो रजिस्टेंस तो सेम रहेगा, ये भी 6, ये कितना है, 8, और भी 6 नहीं भी 3 है ना, कितना है, 3, और ये कितना हमारे पास 8, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो गया अभी, आप बोलो सर ये हो गया 5, ऐसे कैसे था। अब हमें टारगेट क्या है, हमें क्या किसकी वैल्यू रखनी, वोल्टेज की। तो देखो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई, और देखो आई की वैल्यू कितनी है, 2, आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे है ना भाई, यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी होगी, क्यों, नीचे कैसा हमारे पास, उसमें ऐसे तीर ऐसे आ रहा था भी नीचे, तो नीचे क्या होगा, प्लस, और ऊपर क्या होगा, माइनस। तो इतना आपको याद रखना है ना, गलत मत कर देना, जैसे कि ऐसे भी है ना, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब इस वाले की वैल्यू रखनी है। अब इस वाले में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था, देखो 2 एम्पियर था, और रजिस्टेंस कितना है, 5, कितना है, 5, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल मैश लगानी है। क्या करनी है, मैश लगानी है आपको। अब देखिए भी, क्या लगानी है, मैश। तो देखो आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलोगे, इसमें करंट मान लो आप आई, क्या मान लो, क्यों, आपको पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है कि आई ऐसे होगा। तो देखो इन सभी को मिटाकर मैं सिंपल एक शॉर्टकट ये वाला डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ भाई। देखो कैसा बनेगा आपके पास डायग्राम, देखो डायग्राम आपका बनेगा ऐसे, बनेगा कुछ, ब्लैक पेन लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये तो आपके पास हो गया था 6 वोल्ट, ठीक है। और ये 3, ये था 8, और यहाँ पे था 5, और यहाँ पे जो बैटरी थी आपकी, वो थी कुछ ऐसे थी भी, कितनी वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की। कितने की थी, 10 की। तो लगा दो भाई इसमें मैश में, ठीक है। तो इसमें करंट आपको दे रखी है भाई, यहाँ पे दर्शा रखा है आई। तो यहाँ चलते हैं, जब यहाँ पे चले तो पहले कितना आ गया, 6, आगे बढ़े, रजिस्टेंस आते हैं माइनस का 3 आई, आगे बढ़े, माइनस का 8 आई, आगे बढ़े, माइनस का 5 आई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो लास्ट में साइन किसका आएगा, प्लस का। तो माइनस का 5 आई था, ये प्लस का 10, कितना हो जाएगा, 10।
देखो इन सभी को अब हमने क्या किया, यहाँ से चले यहाँ से चले वापिस यहाँ तक पहुँच गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, एक सेकंड, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो अब ऐड कर लो इन सभी को, देखो 6 और 10 कितना हो गया, 16। करंट देखो 3i 6i और 5i, तो 6 और 5 11, 11 और देखो 6 और 9, 9 और 5 कितना हो गया अभी, 14 हो गया आपके पास, तो माइनस का 14i इक्वल टू जीरो। हमें निकालना i की वैल्यू, तो 16 इक्वल टू 14i। ठीक है, देखो 8 और कल तो नहीं कर दिया, हाँ सही है अभी, 8 और 8 16 होगा ना अभी, हाँ देखो वही तो, ये 6i थोड़ी ना है अभी, ये 8i है, क्योंकि रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, देखो यहाँ पे जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो 8 है अभी, है ना, हमने गलती से कितना कर दिया 6, तो 8 है ना अभी, देखो 8 3 और 5 कितना हो गया अभी 11, और 5 कितना हो गया हमारे पास 16, तो यहाँ पे 16i होगा, तो 16i इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है, तो आपके पास जो आई की वैल्यू आएगी 16/16 आएगी, मतलब कितना एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे करके आना आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, जो मैंने डायग्राम बना बना के बताए हैं, इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट करना और ऐसे आपको आंसर बना के आना है, तब जाके आपको इसका पूरा नंबर मिलने वाला है। कितने नंबर का है अभी, 4 नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। इसको अपनी कॉपी में बना बना के ट्राई करना, भी आपसे आसानी से बन जाएगा भी। ठीक है, तो भाई हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 हो गया ना भाई, हाँ यहाँ तक हो गया। 11वां क्वेश्चन देखिए भी, क्या बोला है, 3 फेज में डेल्टा और स्टार के मध्य तुलना कीजिए। तो देखो एक तरफ बना लेते हैं स्टार और एक तरफ बना लेते हैं डेल्टा। ठीक है, देखो स्टार आपको ऐसा डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम होता है RYB, जबकि डेल्टा में देखो आपको ऐसा डायग्राम बना के आना है। पहला अंतर तो यही है, ये रहा। ठीक है, RYB। अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टार में होता है न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं होता है, याद रखना। यहाँ पे जो होता है 3 फेज होते हैं, लेकिन 4 वायर होते हैं भाई, जहाँ पे न्यूट्रल भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे होता है 3 फेज और 3 वायर ही होते हैं, 3 फेज और 3 वायर, जबकि यहाँ पे 3 फेज 4 वायर स्टार में। आगे अगर हम बात करें स्टार कनेक्शन में, IL बराबर क्या होता है, IPH होता है। यहाँ पे क्या होता है अभी, यहाँ पे IL इक्वल टू होता है √3 IPH। अब डेल्टा में क्या होता है, VL इक्वल टू √3 VPH होता है सॉरी भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, VL इक्वल टू क्या हो जाता है, VPH हो जाता है। ये सारे आपको पॉइंट डिफरेंस इनके बारे में लिख के आने थे। 4 डिफरेंस आप लिख के आओगे, चारों में आपके नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर का आपके पास है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है अभी 12 + J9 पर फेज। देखो इसने सब सब बोला है, ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड है। पर फेज जो इंपीडेंस दे रखा है आपको 12 + J9 दे रखा है। वोल्टेज जो कनेक्ट कर रखी है वो कितनी रखी है हमारे पास, 400 वोल्ट दे रखी है। देखो जब भी आपको 3 फेज में, जब तक वो नहीं बोले फेज वोल्टेज है, जब तक आपको हमेशा क्या मानना है भी, जब पेपर में लिख के दे दे फेज वोल्टेज है, तब तो हमें फेज वोल्टेज मानना है। अगर वो कुछ ना बोले, मतलब कौन सी वोल्टेज है, ये वाली भी लाइन वोल्टेज है, तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है और पावर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको सोल्व। भी ये वाला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस, है ना। देखिए जेड की वैल्यू आपको दे रखी थी, वी की वैल्यू आपको दे रखी थी। मैंने क्या बोला अभी, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में VL बराबर क्या होता है, VPH होता है। अगर हम बात करें आई फेज की, तो वी फेज में वोल्टेज में आप किसका भाग दे दो, जेड का। वोल्टेज कितनी है, देखो यहाँ पे देखो आपको VL बराबर क्या होती है, VPH, तो आपको इसको फेज वोल्टेज में चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में VL बराबर क्या होता है, VPH। देखो वोल्टेज का मान कितना हो गया, 400। जेड की वैल्यू मैंने बता रखी भी, अंडर रूट लगाओ, 12 का स्क्वायर कर दो और 9 का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 26.66 आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है, ये फेज करंट। लेकिन पेपर में क्या पूछा आपसे, लाइन करंट। तो लाइन करंट डेल्टा में क्या होती है, IL बराबर में √3 IPH होती है। तो मतलब क्या है, आई फेज जो आया उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर में कितना आ गया करंट का मान, लाइन करंट का मान आ गया 46 पॉइंट में 18। याद रखना है।
ठीक है। अब देखो ये बार-बार आ रहा है अभी डेल्टा, स्टार ये सारे पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं पावर, तो पावर 3 फेज में क्या होती है? 3 गुना वी फेज, आई फेज, कोस फाई। वी फेज, आई फेज, कोस फाई। तो देखो 3 गुना वी फेज की, भाई फेज वोल्टेज हमें पता है, फेज ही क्या होती है लाइन डेल्टा में। आई फेज, आई फेज का मान हमने निकाला अभी ये रहा 26.46। कोस फाई, तो कोस फाई क्या होता है? आर अपन में जेड। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 12। और जेड की वैल्यू कितनी है? देखो जेड की वैल्यू देखो हमने निकाल रखा है, अंडर रूट लगाओगे आप क्या करोगे? इसका देखो जेड निकाल लो, अभी जेड पता नहीं ना भाई अपने को, है ना। तो जेड कैसे निकालोगे? अंडर रूट लगाओगे 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है अभी? आप बोलो सर 12 का स्क्वायर होता है 144 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 4 और 1 कितना हो गया? 5, 8 और 4 12, तो 225 मतलब कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो हम देखेंगे कोस फाई की वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखी है। देखो कोस फाई क्या होता है? आर अपन में जेड, तो आर की वैल्यू कितनी है? 12। और कोस फाई इक्वल टू आर अपन में जेड, 12 अपन में जेड कितना है? 15। जब आप इसको काटो क्या हो जाएगा भाई? 3 से काटो 3/5। तो देखो आपने क्या किया, वी फेज की वैल्यू लिख दी 400 वोल्ट। आई फेज की वैल्यू कितनी रख दी? 26, आगे पीछे कर दिया भाई, कोई दिक्कत ऐसा टेंशन लेना नहीं है। तो 3 गुना वी फेज का मान कितना है भाई? 400, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। 400 वोल्ट आई फेज का 26.66। कोस फाई की वैल्यू कितनी है भाई? आप बोलो सर ये कोस फाई की वैल्यू आई हमारे पास 4/5। देखो 3 चौके 12 होते हैं भाई, 3 चौके 12 अपॉन में 3 पंजे 15, तो 4/5। तो हमारे पास ये आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई तो हमारे पास निकल के आएगा 25.59 किलोवाट। देखो आपके पास कैलकुलेटर होता है इसलिए मैंने कैलकुलेट करके सारी चीजें डेटा ऐसे लिख दिया। आपको बस तरीका याद रखना है अभी कि अगर हमें पावर के बारे में पूछे तो हमें कैसे करके आना है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला दूसरा लगाना चाहो तो P इक्वल टू आप लगाना चाहो लाइन वोल्टेज का, तो आप लिखोगे वी एल √3 VL IL और कोस फाई। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा है एक्टिव पावर। तो देखो लाइन वोल्टेज, देखो यहाँ पे लाइन वोल्टेज तो यही रहेगी, लाइन करंट की जगह ये आ जाएगा 46.18 आ जाएगा, और कोस फाई तो वही रहने वाला है। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोला है अभी, क्या बोल क्वेश्चन ने, एक सेकंड, है ना। तो आपसे बोला है अभी स्टार से डेल्टा रूपांतरण का सूत्र लिखिए। तो देखो स्टार से डेल्टा, ये मान लेते हैं स्टार है, इसे मान लेते हैं भी R1 है, ये है R2 और ये वाला है आपके पास R3। हमें कन्वर्ट किस में करना है? इसे डेल्टा में। मान लेते हैं डेल्टा कुछ ऐसा बनेगा आपका। तो हमें क्या करना होता है, देखो जब भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस वाले की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो यदि हमें किसकी वैल्यू निकालनी R1 से 2 की, तो हम क्या करेंगे, देखो R1 से 2 की निकालनी है, तो क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो तीसरा है भी उसका क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। बस इतना सा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब क्या करें हम, अब आपको निकालना हो, मान लेते हैं आपको निकालना है यहां से यहां तक वाले का, 2 से 3 वाले का। फिर डेल्टा की वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी ना भाई, 2 से 3। तो 2 से 3, तो आप क्या करोगे, पहले 2 लिखोगे फिर प्लस करोगे R3 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे R2 R3, और तीसरे वाले क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे R1 से, क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। अगर आपको क्या करना हो, मान लेते हैं ये आपके पास डेल्टा था ना अभी, ठीक है, और ये रहा आपके पास स्टार ऐसे था, इसको बोला 1 2 3। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें करना हो, मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकालनी 2 से 3 वाले की, 1 से 3 वाले की, ये रहा 1 और ये रहा आपके पास 3। तो हम क्या करेंगे R1 3, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस में R3 प्लस में R1 मल्टीप्लाई R3 अपन में R2। तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो याद रखना अभी ऐसे कैसे, ठीक है। तो इसका डिटेल मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ये सारी चीजें, है ना। इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सारी चीजें, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब भी डेल्टा से स्टार करेगा, तीनों ब्रांच के बारे में आपको लिख के आना है। अब आपसे बोल दे भी कि आपसे बोल दे डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कीजिए, या आपको डेल्टा दे रखा हो और आपसे बोले स्टार में कन्वर्ट कीजिए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है R12 R23
और इसकी वैल्यू दे रखी है R31। तो हमें करना क्या है, मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हमने बोला है RA, क्या बोला है RA। तो ये हो जाएगा R, भाई देखो ये किस किस से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे सर देखो R जो A है ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। R31 मल्टीप्लाई R12 अपॉन में R31, तीनों को ऐड कर दो बस, R12 और R23, बस इतना सा करना है। देखो वहां पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे सबको ऐड कर दो। अब मान लेते हैं आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, ये वाला देखो इसी से जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो R12 मल्टीप्लाई R23, और सबको नीचे वाले देखो, इसको इसको और इसको सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, नीचे डिवाइड करना है बस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और सबको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्टार से डेल्टा, और ये वाला क्या हो गया, डेल्टा से स्टार, दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा। देखो मान लेते हैं ये है स्टार और ये है डेल्टा, तो आपसे बोलेगा अभी यदि स्टार में प्रत्येक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, आर, क्या हो जाए आर, तो डेल्टा में जाने पर कितने गुना होगा, डेल्टा से स्टार में आने पर कितने गुणा होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, स्टार में कितने अक्षर आ रहे हैं अभी, देखो आपको इतना तो पता है अभी, या तो 3 से गुणा होगा स्टार से डेल्टा में जाने पर, या तो 3 से गुणा होगा या 3 से डिवाइड होगा। बस शर्त क्या है, हमें याद नहीं रहता कौन सा क्या रहने वाला है, तो आपको याद कैसे रखना है, स्टार में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4, डेल्टा में कितने आ रहे हैं अभी, 5 आ रहे हैं, डेल्टा में कितना आ रहा है, डेल्टा अभी ठीक है कितना आ रहा है, 5 अक्षर, डेल्टा आप लिखोगे जब, देखो ऐसे लिखोगे ना अभी, DELTA, ठीक है, कितना अक्षर आ रहे हैं, 5। तो देखो हमें क्या करना है, स्टार से कहाँ जाना है, डेल्टा, मतलब 4 से कितना जाना है, 5। देखो 4 से 5 मतलब बढ़ रहा है, बढ़ता कब है, जब 3 से गुणा होता है, तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर हमें क्या करना हो, डेल्टा से कहाँ पे आना हो, स्टार, देखो 5 से कहाँ पे आना है, 4, मतलब क्या हो रहा है, कम, कम मतलब हो रहा है क्या होगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/3। देखो थोड़ा फास्ट में इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, जब स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो 3 गुना होगा, जबकि डेल्टा से स्टार में आएंगे तो क्या होगा, 1/3 होने वाला है। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो, स्टार में कितने अक्षर आ रहे हैं, 4, और डेल्टा में कितने आ रहे हैं, 5, 4 से 5 गुना होगा और 5 से 4 आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, बस इतना याद। अब देखो अगला क्वेश्चन भी, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नोड एनालिसिस की सहायता से 4 ओम में क्या पता कीजिए, करंट की वैल्यू पता कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। चलिए तो भाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन कोई दे रखा है, तो आपको सबसे पहले नोड पता करनी है। नोड क्या होती है अभी, देखो नोड से पहले आपको पता करनी है जंक्शन। तो जंक्शन क्या होती है, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक ब्रांच आके मिलती है। तो देखो एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो ये हो गई एक ब्रांच, ये रही एक ब्रांच, ये रही एक ब्रांच, ये रही यहाँ पे आके, और एक आपके पास नीचे। तो आपके पास टोटल जो जंक्शन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3 जंक्शन बन रहे हैं। तो नीचे वाले को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस कर लेते हैं भी। हमारे पास ओनली कितने जंक्शन बचे, 2 जंक्शन बचे, एक जंक्शन तो ये बचा और एक जंक्शन ये बचा। अब हम क्या करेंगे, हम मैंने आपको बता रखा है अभी, हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, नोड ए को। नोड ए की जगह आप लिखोगे जंक्शन तो अच्छा रहेगा, क्या लिखोगे, जंक्शन आप लिखोगे तो अच्छा रहने वाला है। तो जंक्शन ए पर क्या लगाएंगे, केसीएल लगाने पर, क्या लगाने पर, केसीएल लगाने पर। केसीएल क्या बोलता है, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं भी, आप क्या करो, इससे बाहर की तरफ जाती हुई मान लो, इसके बाहर की तरफ जाती हुई मान लो, इसको बोल दो I1, इसे बोल दो I2, और इसे क्या बोल दो आप, I3। तो अब इस पे लगाओ केसीएल, तो आप बोलो सर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर। सर आने वाली तो एक भी नहीं है, सारी कैसी है, जाने वाली। I1 I2 प्लस में क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, ये वाली। अब हमारा मेन मकसद क्या है, इनकी वैल्यू निकालना। तो देखो I1, देखो मैंने आपको बताया भी ऐसे मानना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रही है, ऐसे आ रही है। बस आप क्या कर लो, इसको -5 लिख लो, क्या लिखोगे, -5 लिख लेना बस। ठीक है, अगर देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होती नीचे की तरफ, तो हम किसका लिखते हैं भी, प्लस का। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, I1 की जगह -5, I2 की जगह क्या लिखोगे, देखो I2 ये वाली मानी है, तो ये वाली मानी है VA, भी वोल्टेज अपॉन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, V अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो VA
यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, वी ए माइनस का वी बी। देखो अब आप अगर ये बोलो कि सर हमें ये वी ए माइनस वी बी कैसे कर रहे हो, आप समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, तो देखो भाई इतना हमारे पास टाइम है नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ समझा दूँ भाई। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने सारी चीज़ डिटेल में पढ़ा रखी है इससे पहले, ठीक है? तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। यहाँ तो मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ भाई, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस का वी बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई, तो वो क्या आ गई हमारे पास, एलसीएम देखो सबसे पहले लो इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। देखो एलसीएम जब 4 आया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। भाई इसमें इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से। तो 2a 2va। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो 4 में 4 का भाग दोगे तो ओनली क्या आएगा, va माइनस का vb। क्या आएगा, va माइनस का vb आ जाएगा, ठीक है? इक्वल टू क्या है, पूरा क्या हो गया, इक्वल टू 0। देखो इसको इससे करोगे पूरा 0 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, 3v 3va 3va माइनस का vb, और माइनस का 20 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे, पहले इसमें लगाए, अब हम इस पे लगाएंगे। अब इस पे लगाओ भी, इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा भी, इसे मान लो भी i4, इसे मान लो i5, इसे मान लो i6। सेम वही प्रोसेस होगी, i5 प्लस i6 प्लस में i4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो i4 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो, मैंने समझा रखा है सारी बातें, i4 i5 और i6, ठीक है? तो देखो i4 ये रहा, i4 ये वाला, तो vb माइनस वी अपॉन में क्या हो जाएगा, 4। vb अपॉन में, भाई इस वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, vb अपॉन में क्या हो जाएगी, 5। और इस वाले में तो करंट की वैल्यू दे ही रखी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। कितना हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो ये रही भी i4 i5 और i6, vb माइनस का v अपॉन 4, vb अपॉन 4, और ये कितना हो गया अभी, 2 हो गया, ठीक है? जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 5pa माइनस का 9vb इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ठीक है? अब आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। आप इनको सोल्व करोगे तो वी ए की वैल्यू आपके पास आएगी 6.36, और वी बी की वैल्यू आएगी माइनस का 0.92। भाई अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर मैं सिखाने लग गया तो 1 से 1.5 घंटा यहीं चला जाएगा आपका। इतना बड़ा थोड़ा ना करना है, ठीक है? वी ए हो गया और वी बी हो गया। अब हमें क्या पूछा है, देखो हमें हमसे ऐसे करंट पूछिए भी, ऐसे करंट पूछी है। तो देखो हमारी करंट, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, वी ए से, माइनस कहाँ तक जा रही है भाई, वी बी तक। वी ए माइनस का वी बी, रजिस्टेंस कितना आ गया, 4। देखो वी ए और वी बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है। अब क्या करोगे, वी ए माइनस का वी बी, देखो माइनस, देखो वी बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.92। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 0.92, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो आपके पास क्या आ गया, 6.36 प्लस में 0.92 अपॉन में क्या आ गया, 4। तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आ गई 1.82, आपके पास करंट आ चुकी भी, ठीक है भाई? तो ये वाला भी आपके पास क्वेश्चन हो चुका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स क्या होती है, उसके बारे में समझिए। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में आपको थोड़ी बहुत पॉइंट याद रखने हैं कि देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज की जाती है। क्यों, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 50%। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है एक वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आपने क्या लगा रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, और एक लोड लगा दिया। लोड को आप क्या कर रहे हो, वेरी क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। अब इसमें जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, जब RL बराबर क्या हो जाएगा, RTH, और आपके पास जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी उसकी कंडीशन क्या आएगी भी, RL बराबर में RTH। तो यही इसका स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या लगाया आपने, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और आपने क्या लगा दिया, उसके सीरीज में क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस। अब इस लोड रेजिस्टेंस में आपकी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी उसकी कंडीशन आपकी आती है भी RL बराबर में RTH। बस आपको ये वाला स्टेटमेंट लिख के आना है। क्या लिख के आओगे, जब थेवेनिन वोल्टेज सोर्स के सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, वह लोड रेजिस्टेंस में अगर हम पावर के बारे में पता करते हैं कि कब पावर मैक्सिमम होगी, तो उसकी कंडीशन हमारी आती है RL बराबर में RT। बस आपको इतना लिख के आना है, ठीक है?
है। अब देखो अभी ये आपके पास सर्किट दे रखा है और आपसे क्या क्या पूछा है अभी, देखो फर्स्ट पूछा आपसे पास आर एल का मान, मतलब ये लोड रजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है। तो देखो मतलब क्या पूछ लिया आपसे पास, आर टी एच पूछ लिया अभी, क्या पूछा है आर टी एच। जब देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी आर एल बराबर क्या हो जाता है अभी आर टी एच। देखो इसको तो कर देंगे हम ओपन, ये हो जाएगा शॉर्ट। देखो 10 और 10 कितना हो गया अभी, आप बोलो सर 10 और 10 किस में हो जाएगा, पैरेलल में कितना हो जाएगा 5। और देखो इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। और देखो अब सारे देखो, ये वाले को देखो, आपके पास जो ये आएंगे तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, तो आपके पास कितना हो गया 25। कितना ओम आ गया 25। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो इसको हम ध्यान से देखने वाले हैं। तो देखिए भी इसमें करने के लिए हमें कैसे क्या करना पड़ेगा वो समझना ध्यान से। देखिए अब हमें क्या करना है, देखो सेम वही टाइप का क्वेश्चन आ चुका, हम क्या करेंगे इस वाली करंट सोर्स को यहां पे मानेंगे, करंट सोर्स को कहां पे मानेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास करंट है, देखो यहाँ पे जैसे आपने करंट मानी, तो देखो यहाँ पे तो वोल्टेज बन गई, क्या बन गई यहाँ पे तो वोल्टेज बन गई। देखो लेकिन हमें यहाँ पे भी वोल्टेज बनानी है, क्या बनानी है वोल्टेज बनानी है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पता करेंगे यहाँ पे वोल्टेज कितनी है। तो इस वोल्टेज का पता करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे नोड, क्या लगाएंगे नोड लगाएंगे। तो इसमें देखो होगा क्या, आप इस वाले सर्किट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले सर्किट को भूल जाओ, क्योंकि देखो लोड रेजिस्टेंस को आपने ओपन सर्किट कर दिया और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया वीटीएस। तो आप इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे आपको सिंपल लगाना है नोड। तो नोड क्या लगाओगे, वी माइनस का 250 अपन में क्या हो जाएगा 10, वी अपन में 10। और इसमें तो करंट दे ही रखी है, भी देखो हमने ऐसे चल रहे हैं, अभी हमें बाहर की तरफ जाते हुए माननी है, उल्टा दे दिया मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाली कंडीशन को, तो आपके पास जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 225। भाई इसको सोल्व कर लेना आप, है ना, कितना आ जाएगा 225। तो देखो आपके पास देखो सर्किट क्या बन गया वो देखो ध्यान से। देखो आपके पास सर्किट ये बना कि देखो हमने क्या किया, ये तो ओपन हो गया आपके पास, अब ये वाली करंट यहाँ तक गई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप करेगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो यहाँ पे जो ड्रॉप करेगी 200 वोल्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट आ जाएगी। और यहाँ पे हमने वोल्टेज निकाल ली भाई यहाँ से यहाँ तक, कितनी आई थी भाई 225 आई थी, कितनी आई थी 225। तो देखो अब आपका सर्किट क्या बन गया वो समझना ध्यान से। आपने देखो यहाँ पे क्या हो गया 200, और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज का ड्रॉप आया 225, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया वीटीएच, क्या हो गया वीटीएच। ये वाला देखो भी स्पेशल केस होता है, जब मैंने यूट्यूब पे क्लास लगाई है तो मैंने स्पेशल केस जरूर करवाया था, 5वें नंबर का टाइप करवाया था। अगर आपने क्लास अगर देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा भी। तो देखिए तो यहाँ पे जो वोल्टेज कितनी होगी 200, और यहाँ पे क्या होगी 225 हो गई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे मैश लगाएंगे। देखो ये वाला सेम डायग्राम यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी बन गई आपकी 200 वोल्ट की, ये कितनी बन गई भी 225 वोल्ट की, ये 225 होगा भी, है ना, कितना होगा 225, कितना हो जाएगा हमारे पास 225। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 225 हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 225 देखो एक बार सोल्व कर लेते हैं भाई इसी को ना, ठीक है, एक बार सोल्व कर लेते हैं। 10 भी तो v माइनस का 250, और प्लस का भी v 10 में 10 का भाग देंगे तो 10 वो v ही रहेगा, और भाई 1 है तो 10 में देंगे तो माइनस का 200 इक्वल टू 0। देखो 10 से पूरा हो गया 0 हो गया, हाँ भी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो v और v कितना हो गया 2v, कितना हो गया 2v, और 250 और 200 कितना हो गया हमारे पास, तो 2v इक्वल टू हो गया हमारे पास, 2v इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस का 450, कितना हो गया माइनस का 450, इक्वल टू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो 2v इक्वल टू उधर जाएगा 450, कितना हो जाएगा अभी 450। देखो 450 में कितने का डिवाइड करोगे, 2 का करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 225, ठीक है। तो वोल्टेज का मान कितना आ रहा है हमारे पास 225 ही आ रहा है भाई, 250 नहीं आएगा ना, तो कितना आएगा हमारे पास 225 ही आने वाला है, कितना आ जाएगा 225 ही हमारे पास आंसर वोल्टेज बनने वाली। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 225 आएगा, कितना आ जाएगा 225।
25। तो देखो मैथ लगाओ भाई, ऐसे मैथ लगाओगे तो लगाओगे VTH, एक सेकंड है ना, तो यहाँ पे है 225। तो मैथ लगाओ भाई, यहाँ पे पहले आएगा VTH, आगे बढ़े माइनस का 200, फिर आगे बढ़े माइनस का 225, 250 नहीं अभी है ना, और इक्वल टू देखो यहाँ तक हो गए, वापिस आ गए 0। तो VTH देखो 225 और 200 कितना हो जाएगा अभी, 425। कितना हो जाएगा, 425 आपके पास क्या हो जाएगा, VTH आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होने वाली है। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी होगी वो देख लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने का फॉर्मूला क्या होता है, VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RTH। तो VTH का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसको भी कैंसिल आउट करो, 425 मल्टीप्लाई 425 अपॉन में 4 RTH। RTH कितना आया था भाई आपका, 25 आया था। अब आप इसको सोल्व कर लेना भाई, जितना भी आपका आंसर आएगा वो आप कैलसी से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास 13वें नंबर का क्वेश्चन भी हो चुका। और लास्ट में हम बात करते भी एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी जब भी आपको मैक्सिमम पावर बोल देगा वो, तो एफिशिएंसी क्या रहेगी, 50%। आप तो इतना याद रख लो बस। तो देखो तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए। देखो मैंने आपको आरटीएच का मान भी निकाल दिया, 25 आपका आया था, आरएल के लिए मैक्सिमम पावर भी निकाल दी, और एफिशिएंसी मैंने आपको बता दी। 13वां नंबर का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया भी कि लोड रेजिस्टेंस में आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी जब आरएल बराबर क्या हो जाए, आरटीएच हो जाए बस। अब बात करते हैं अभी ये वाला क्वेश्चन कि सीरीज रेजोनेंस में वो श्रेणी आरएलसी परिपथ में अर्ध शक्ति आवर्ती। देखो आपसे बोला है भी इसने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को समझाइए। तो देखो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होती है दो प्रकार की, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है अभी, ओमेगा नोट माइनस का बैंडविड्थ बाई में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी भी, ओमेगा नोट प्लस में बैंडविड्थ बाई में 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख के आने थे। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है भी, देखो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आपको डायग्राम बना के आना वहां पे, ये वाला डायग्राम। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन बनाया था, देखो ये वाली होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इससे पहले आएगी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वाली क्या होती है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, IRMS होता है। बस आपको इतना सा करके आना था, ये डायग्राम बना के आना था, दोनों फॉर्मूले आपको लिखने थे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसे बोलते हैं हम हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बस आपको इतना सा लिख के आना था। इसके बारे में आपसे पूछा भी, दोनों फॉर्मूले लिख के आने थे और डायग्राम आपसे आपको समझाना था। अब बात करते हैं भी 14 नंबर वाले क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेम एज इट इज करवा रखा है। कौन से लेक्चर में, तो देखिए भी, तो भी आपको इसके लिए लेक्चर नंबर 31 देखना पड़ेगा, जहां पे मैंने सीरीज आरएलसी सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। वहां पे मैंने इस वाले पूरे ही क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करवा रखा है। देखो इसको मैं बार बार सोल्व क्यों करवाना भाई, जब मैंने आपको इसको इस वाले क्वेश्चन को सोल्व वहां पे करवा रखा है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इलेक्ट्रिकल सर्किट का आपके पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका 31 लेक्चर आपको देखना है, जिसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। कौन से नंबर वाला भी, ये वाला क्वेश्चन मैंने उस वहां पे आपको कंप्लीट करवा रखा है। ये 14वें नंबर वाला क्वेश्चन, ये सेकंड वाला। अब बात करते हैं नॉर्टन थ्योरम्स को समझाइए। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं अभी। नॉर्टन थ्योरम्स का कथन हमें बताना है। देखो नॉर्टन थ्योरम्स में हम क्या करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, नॉर्टन थ्योरम्स के बारे में आपको 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यह एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, जो किसी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता को क्या करती है, आसान करती है। एसी और डीसी दोनों पर ही काम करती है ये, और लीनियर सर्किट पे लागू होती है। तो ये वाले 4 पॉइंट आपको लिख के आने वहां पे, एसी और डीसी दोनों पर लागू होती है, लीनियर सर्किट पर लागू होगी, किसी भी सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करती है, आसान करती है। इसमें क्या होता है, हमें सारे पॉइंट आपको लेके आने हैं। देखो मान लेते हैं ये कोई भी सर्किट बना लेना भाई, वहां पे ऐसा कोई सर्किट आप बना लेना। ठीक है, ऐसा कोई सर्किट बना लोगे तो इसे मान लेते हैं वोल्टेज V है, ये है R है, R1 है, ये है R2, और ये दे रखा है आपके पास R3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक RTH का डायग्राम बनाना है। पहले आपको RTH का डायग्राम बनाना है, फिर आपको बनाना है IN का डायग्राम बनाना है, फिर आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्या बनाना है इसका,
इक्विवेलेंट सर्किट बना के आना है। तो कैसे करेंगे सारे पॉइंट आगे मैं इस क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास मैंने जो नोट्स आपको भेज रखे हैं, पीडीएफ मैंने भेज रखी है, उसमें नॉर्टन थ्योरम्स को थ्योरी फॉर्म में मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है। तो वहाँ पे पहले आप किसका डायग्राम बनाओगे? आरटीएच का, फिर किसका बनाओगे? वो आरटीएच नहीं भाई, आरएन का, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम है ना, तो किसका बनाओगे? आरएन का डायग्राम बनाओगे। उसके बाद देखो कोई भी जो आपको मन में आए वो क्वेश्चन आप ड्रॉ कर लेना, कोई सा भी, उसका आरएन आप निकाल देना, उसका आईएन निकाल देना और इक्विवेलेंट सर्किट बना देना और आईएल का मान निकाल देना। आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा नॉर्टन थ्योरम्स का। स्टेटमेंट में आपको क्या लिख के आना है? तो स्टेटमेंट में लिख के आना है कि यह एक नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम है, एसी व डीसी दोनों पर काम करती है। इसमें होता क्या है भी, हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। क्या करते हैं? लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट हम करते हैं। यह जटिलता को क्या करती है? आसान करती है। अब इसका देखो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। भाई इसका वाले का आपको अपने नोट्स से देखना है भी, आपको अपने नोट्स में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। नॉर्टन थ्योरम्स में अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैंने जिस ग्रुप में आपको ऐड कर रखा है भी, आप मेरे को बता देना, मैं वहां पे सारी पीडीएफ पुराने नोट्सों की सारी शेयर आपके पास कर दूंगा। अब अब हम देख लेते हैं भी इसका सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, नॉर्टन थ्योरम से हमें क्या बताना है, इस वोल्टेज का मान बताना है। मतलब क्या है, अगर हम कैसे भी करके यहाँ पे करंट पता कर लें तो V इक्वल टू होता है भी आई आर। ठीक है, आर की वैल्यू तो है, करंट हमें निकालनी है तो हम निकाल लेंगे भी। देखो कैसे निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन उसमें 15 का सेकंड था ना भी, तो आपको करना क्या है, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। हम क्या करते हैं सबसे पहले पहले क्या निकालते हैं भी, आर एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आर एन। तो यहाँ पे करंट निकालना है, इसका मतलब यही क्या है, लोड रजिस्टेंस। तो इसे कर दो आप ओपन सर्किट। जैसे आप ओपन करोगे इस तो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर एन लिख दोगे। तो ये तो आपके पास हो जाएगा आर एन। ठीक है, अब करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, तो इसका मतलब बन नहीं रहा, ये हो जाएगा शॉर्ट। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, दोनों सीरीज में हो गया, आर एन की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, आई एन। क्या निकालना है? आई एन। मतलब यहाँ पे करना है शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे करंट निकालनी है। हम क्या लगाएंगे, नोड लगाएंगे, सिंपल क्या लगाएंगे, नोड लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप पूरा लिख के आओगे भी, I1 प्लस I2 प्लस I3 बाहर की तरफ जाती हुई क्या मानोगे, करंट मानोगे। देखो इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये करंट ऊपर आ रही, मैंने ऐसे मानी है, तो हम क्या करेंगे भी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। देखो इसमें नोड जब आप लगाओगे तो आप लिखोगे आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर, लेकिन मैंने क्या बताया, हमेशा आपको बाहर की तरफ माननी है। तो हमें क्या मानेंगे भी, इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2, इसे मान लेते हैं I3। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पे सारी बातें आपको लिख के आनी है भाई। भाई मुझे तो शॉर्ट में समझाना था, आपको तरीका बताना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो देखो I1 तो ये वाला है भी, हम ऊपर जा रहे हैं भी, तो किसका हो जाएगा, -10 प्लस भाई यहाँ से यहाँ तक, तो वी ए माइनस अपॉन में, भाई रजिस्टेंस कितना है, 1 है, प्लस I3 की वैल्यू यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो देखो वी ए, देखो I3 की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो प्लस आएगा भी, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, प्लस। तो देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप ऐसे चलोगे तो लास्ट में साइन किसका आ रहा है, प्लस का। तो ये हो जाएगा प्लस वी ए प्लस में 2 अपॉन में रजिस्टेंस कितना आपके पास, 1 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए भैया यहाँ पे देखो, पहली वाली इक्वेशन आई -10, यहाँ पे क्या आ गया, वी ए अपॉन में 1, यहाँ पे क्या आ गया, वी ए प्लस में 2। पे इस वाले को भूल जाओ भाई, ये तो शॉर्ट सर्किट हो चुका। इसको मत कर देना अभी। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो देखो इनके तीनों के नीचे क्या आ रहा है, 1 1, तो आपको एलसीएम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 1 वी और वी कितना हो गया, 2 वी, कितना हो गया, 2 वी प्लस 2। तो देखो भाई आपके पास ये वही इधर जाएगा तो कितना, देखो माइनस का 10 और प्लस का 2 कितना हो गया, -8। देखो -8 प्लस का 2 वी इक्वल टू क्या है, 0। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 उधर जाएगा, 2 का भाग दो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ गया आपके पास, 4 आपके पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है अभी, हमारे पास जो v का मान कितना आया, 4। हमें तो यहाँ पे करंट निकालनी थी ना, तो करंट क्या हो जाएगी, देखो इसकी इक्वेशन ये रही, तो v प्लस में 2 अपॉन में कितना है, 1। तो आपके पास v की वैल्यू कितनी है अभी, 4 प्लस में 2 प्लस में 1 इक्वल टू 6। कितना हो जाएगा, 6 आपके पास हो जाएगा। मतलब आपके पास आई एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एम्पियर। अब देखो हमें क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाना है,
इक्विवेलेंट सर्किट, तो आप क्या लिखोगे, आई एन लिखोगे, इसके पैरेलल में क्या लगाओगे, रजिस्टेंस लगाओगे, और लोड रजिस्टेंस को इसके पैरेलल में, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आई एल। अब हमें क्या निकालना है, आई एल की वैल्यू निकालनी है। तो आई एल आपका क्या होगा भाई, टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर। अपोजिट, देखो एक मिनट रुक जाओ भाई, टोटल करंट कितना है, 6 एम्पियर, कितना है 6, ये भी 2, और ये भी कितना है 2। तो आपको इतना पता है भाई, इतना भी आप वैसे भी सोच सकते हो, आपके पास टोटल करंट है 6, 2 भागों में बटेगी, इधर कितनी जाएगी 3, इधर भी कितनी जाएगी 3 जाएगी। ऐसे सोच लो आप, तो 3 इधर जाएगी भाई, 2 समान रजिस्टेंस है ना। देखो यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टेंस है, ये भी 2 और ये भी 2 बराबर का रजिस्टेंस, तो बराबर बराबर करंट जाएगी, इधर भी 3 इधर भी 3 चली जाएगी। या फिर आप वही लगा लो भाई, करंट डिवीजन रूल, तो आप बोल सकते टोटल करंट मल्टीप्लाई में यहाँ पे करंट निकालनी, इसका उल्टा रजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना है 4, तो भाई ये वाला कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, कितना आ गया 3। अब देखो जो मैंने आपको बोला था वहां पे, जो मैंने आपको बोला था कि आप कैसे भी करके यहाँ पे क्या निकाल लो, करंट निकाल लो। तो करंट कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे जो आई है 3 एम्पियर, किसकी सहायता से आई है आपके पास, नॉर्टन थ्योरम्स की सहायता से करंट आ गई। तो आप वोल्टेज आपको निकालना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी है 3, रजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया अभी 6 वोल्ट, कितना हो गया 6 वोल्ट। तो लीजिए भाई, ये आपका मैंने पूरा कंप्लीट आपको सोल्व करवा दिया, 2023 का पेपर जो लोगों ने बोला था अभी सबसे हार्ड आया अभी, तो मैंने आपको सब कुछ ये पूरा इजी तरीके से करवा दिया अभी। इसमें मैंने सभी चीजें आपको लिखवा दी, आपको करना क्या है, इस पूरे पेपर को अपनी कॉपी में नोट करना है, लिखना है बार बार। इनसे मैं इतना कह रहा हूँ भी, आपके सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनेंगे इनसे ही बन जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें आपको पूरा डिटेल करवा दिया, अभी कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे पास पर्सनली शेयर कर सकते हो। आप मेरे को कोई भी आपका कोई डाउट हो तो बता सकते हो। इसी प्रकार से मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भी, धन्यवाद। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हुए फिर नेक्स्ट क्लास में।